और इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। 3 साल में आपके पास 10 शोरूम है खुद के, अपने धंधा स्टार्ट किया, तो आपका क्या माइंडसेट था? सर उस टाइम मेरा माइंडसेट बहुत अच्छा नहीं था। ओके। ये कुछ गलतियां थी लाइफ में जो मैंने की। सर ओके, पैसे बहुत पे बढ़िया। गलती करो, कहीं पे जॉब करो, हाँ। वहां पे गलतियां करो, वहां से सीखो। तो ये तो सर धंधे का नियम है ना कि पहला धंधा किसी का भी नहीं चला आज तक। अगले कुछ सालों में हम बड़ा कर लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल शर्माते बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो मैंने सीख ली। धंधे में किसी भी चीज़ की शर्म नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो पैसा मांगने के लिए शर्म नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। कि पर पेट पालने के लिए पैसा मांगना पड़ेगा ना भाई। उस काम धंधे को के बारे में सोचने से ज्यादा यही सोचोगे मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मेरे पड़ोसी क्या बोलेंगे। ये मेरे लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी कि धंधे को प्लान से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जितना प्लान करके करोगे ना, आप परफेक्शन के पीछे भागोगे, और परफेक्ट तो कोई दुनिया है ही नहीं। सर शार्क टैंक में जो आ रहे हैं ना, शार्क टैंक खुद एक दुकान है। जैसे कि जो शार्क टैंक में जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनका बिजनेस वैसा होता नहीं है जैसा वो दिखाते हैं। ऑडियंस को ये समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं होता है आपने 100 पीस खरीदे और 100 के 100 बिक गए। नौकरी करते समय धंधा कैसे स्टार्ट करना है, धंधे को स्टार्ट किया तो बढ़ाना कैसे है, धंधे में फेलियर आ गए तो किस तरीके से मैनेज करने हैं, लोग कैसे हायर करने हैं, लोकेशन कैसे चुननी है, कस्टमर कैसे लाने हैं, कस्टमर को लॉयल कैसे बनाना है, धंधे को पूरा का पूरा ऑटोमेट कैसे करना है, किस तरीके से सॉफ्टवेयर डालने चाहिए, किस तरीके से एम्प्लॉय से रिपोर्टिंग लेनी चाहिए, हमारे कस्टमर के साथ किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए, इन सारे चीजों पे हम लोग डिटेल में आज बात करने वाले हैं और इससे आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहुल जी। राहुल जी दिल्ली से आए हैं। राइज विद राहुल उनका इंस्टाग्राम का चैनल है, जिनको हम लोग पहले शर्मा जी का लड़का के नाम से भी जानते थे। तो आइए बात करते हैं राहुल जी के साथ। राहुल भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका मुंबई में और ईजो के ऑफिस में भी। आज आपके साथ हम धंधे की बात करना चाहते हैं, और मैंने जब आपका पूरा जर्नी देखा और आपको जब हमारे टीम ने स्टडी किया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग से पॉइंट ऐसे सामने आए कि भारत में करीब करीब आज 5 करोड़ वर्किंग क्लास है, और उन 5 करोड़ वर्किंग क्लास में जब बंदा 10 से 7 या 9 से 6 काम करता है तो उसके दिन में एक बार तो भी ऐसे लगता है कि मैं मेरा खुद का धंधा चालू करूं और दुनिया को एक बार दिखाऊं कि मैं हूँ क्या चीज़। तो मेरे ख्याल से आपकी जो जर्नी है बहुत ज़्यादा रिलेट करेगी भारत के लोगों के साथ। तो मुझे वही आपसे समझना था कि जब आपने धंधा स्टार्ट किया तो आपका क्या माइंडसेट था, और जब आपने स्टार्ट किया तो क्या चैलेंजेस आए और क्या चैलेंजेस पार करके आप ऐसे मुकाम पे आ गए हो कि आज 3 साल में आपके पास 10 शोरूम है खुद के, और बहुत सारे जगह पे आपका माल जाता है, अक्रॉस इंडिया जाता है और आउटसाइड इंडिया भी जाता है। तो हर पहलू को बहुत डिटेल में समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आपको आई, मतलब आपका एस्पिरेशन क्या था, उस एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए आपको क्या प्रॉब्लम्स आई, और एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ मतलब जो बंदा गल्ले पे बैठा हुआ है जो धंधा करना चाहता है, उस बंदे ने क्या तिकड़म लगाया कि वो उस डेथ वैली को क्रॉस कर पाया, उस पूरे जर्नी को डिटेल में समझेंगे। श्योर। तो राहुल भाई आप पहले थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है। मतलब हम लोग आपके ब्रांड को तो समझते हैं, लेकिन कहाँ से आप आ रहे हो, आपके पेरेंट्स का क्या बैकग्राउंड था, और आपने कैसे आपकी जर्नी रही है धंधा स्टार्ट करने के पहले की। श्योर। सर मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा। हाँ, हरियाणा में मेरा जन्म हुआ था। हाँ। और वहीं से मैंने मोस्टली अपना जो एजुकेशन था वहीं से मैंने इनिशियल एजुकेशन किया था। हाँ। गॉड हैज़ नॉट बीन वेरी काइंड टू मी। इनिशियल जो इयर्स थे हाँ। उसमें बहुत चैलेंजेस मेरी लाइफ में थे। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पे हम लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और बहुत इंस्पिरेशनल फील होगा, बट एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा वैसा रहा है। समझ गया। जब मैंने 12th किया था हाँ। तो मेरे फादर को हार्ट अटैक हो गया था, तो जो हमारी सेविंग्स थी वो उसमें चली गई थी। समझ गया। उस टाइम बहुत ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस वगैरह हम लोग कराते नहीं थे, तो हमारा भी नहीं था। फिर 4-5 साल जो दोबारा से सेविंग किए, वो मेरे पापा को दोबारा से फिर हार्ट अटैक हो गया था इन 2012। और उसमें वी लॉस्ट हिम। तो उनका एक फुल डे ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था, जिसमें काफ़ी सारा पैसा भी लग गया था और फादर भी नहीं रहे थे। जैसे वो हुआ 2 साल तक, फिर और थोड़ा हमने सेविंग किया कि अब मुझे आगे बिजनेस करना है। जॉब में ऑब्वियसली तब तक कर ही रहा था, वहाँ से जॉब से रेवेन्यू आ ही रहा था। समझ गया। तो तब मेरी मदर को 3rd स्टेज कैंसर आइडेंटिफाई हुआ। तो मेरी वाइफ कंसीव कर रही थी, तो जब मेरी वाइफ अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने गई थी, तब मम्मी ने बोला कि मुझे भी थोड़ा सा ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है, तो मैं एक बार टेस्ट करा लेती हूँ।
समझ गया। तो ये हम थोड़ा सा लकी भी थे कि मेरी वाइफ हॉस्पिटल गई हुई थी, तो मेरी मम्मी ने बोल दिया कि मैं भी ये टेस्ट करा लेती हूँ। अदरवाइज तो कैंसर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि आपको पता ही डिटेक्ट नहीं चलता है होता जब आप स्टेज 4 पे चले जाते हैं और तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। बिल्कुल। तो हमारे लिए उतना ज्यादा लेट नहीं हुआ था। समझ तो गया। आज मेरी मदर हैं हमारे साथ, तो ये बात मैं कर रहा हूँ 2014-2015 की। ओके। तो तब मदर मेरी ठीक हो गई थी, हमने सारा पैसा मोस्टली वहाँ पे लगा दिया था। समझ गया। फिर मेरे पास वही था कि इम्पेशेंट हो गया था मैं कि जितने भी पैसे हम सेव कर रहे हैं बिजनेस शुरू करने के लिए, बिजनेस तो शुरू नहीं कर पा रहे हैं। पहला थॉट कब आया था कि धंधा चालू करने का है? ये तो सर अभी जब से हम लोगों के हाथ में फोन्स आए हैं, हाँ। सोशल मीडिया आया है, इंटरनेट आया है, यूट्यूब आया है। समझ गया। तो हम ये हमेशा से देखते जा रहे हैं, एक धारणा ऐसी हो गई है लोगों की कि भाई जॉब तो नहीं करनी, अपना बिजनेस करना है। ये बुरी थॉट नहीं है। हाँ हाँ 100%। ये बुरा थॉट नहीं है। करेक्ट। मेरा भी कुछ मानना ऐसा ही था कि मुझे अपना कुछ काम करना है। जब मैंने इनिशियली मेरा फर्स्ट जॉब 2008 से मैंने शुरू किया था, इंटरग्लोब टेक्नोलॉजीज जो कि इंडिगो एयरलाइंस का पेरेंट कंपनी है, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। समझ गया। तो फिर 2014-15 जब ये मदर का कैंसर ऑपरेशन वगैरह हुआ था, तब तक मैं बहुत इम्पेशेंट हो चुका था कि इतना पैसा कमा रहे हैं और वो सारा पता नहीं क्यों भगवान हमारे साथ ऐसा कर रहा है कि फैमिली में कोई बीमार हो जाता है, बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, वो पैसा कहीं चला जाता है। राइट। तो लेकिन ये था कि अब तो कुछ ना कुछ करना है। तो फिर जो मुझे अपने बिजनेस का आइडिया आया, मेरा जो पहला बिजनेस था वो मुझे अपने घर के 2 मिनट सर, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा मतलब वहीं पे उसी स्टोरी में मुझे रहना है कि हमारी ऐसी जनरेशन पहली थी कि हमारे पास जब हम लोग ग्रेजुएट हो रहे थे तब हमारे पास मोबाइल नहीं था। हमने इंटरनेट भी बहुत दूर से देखा था, किसी और का देखा था कि कोई बंदा बोल रहा है कि उसके पास कंप्यूटर है, या फिर मुझे अभी भी याद आता है कि जब पहली बार हाथ में मोबाइल आया था तो अजीब लग रहा था। आज तो बच्चे के पास मतलब जब जन्मता है तभी से मोबाइल है, तो उसको कुछ, क्या आप मुझे उसका कुछ ऐसा स्टोरी बता सकते हो कि आपका इंटरनेट के साथ या आपका ये जो फास्ट मूविंग वर्ल्ड है उसके साथ पहला इंटरेक्शन क्या था? उतना स्पेसिफिक तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि मुझे स्मार्टफोन कब मिला था। अच्छा। लेकिन थोड़ा सा मैं टेक्नोलॉजिकली ठीक ठाक था। हाँ, तो जब मेरे पास स्मार्टफोन नहीं भी रहा होगा तो लैपटॉप था, यूट्यूब पे हम वीडियोस देखते थे। इंडिया के अलावा मैं इंडिया के बाहर का भी कंटेंट कंज्यूम करता था, बिल गेट्स वगैरह, परफेक्ट, जो इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स थे उनके कंटेंट को मैं फॉलो करता था। और अपने अंदर ये पैशन था कि हमें बिजनेस करना है। समझ गया। तो वो तो वहां से आया था। और फिर आपका आईआईएम का जर्नी कैसे रहा? मतलब आप क्या जॉब कर रहे थे उसके बाद में आईआईएम के लिए आपने कैट दिया, या फिर ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली आप आईआईएम के लिए गए? नहीं, वो मैंने पहले जॉब किया। अच्छा। हाँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। राइट। तो मैंने जॉब किया, वहाँ से पैसा अर्न किया और वहाँ से फिर आईआईएम के लिए मैंने प्रिपेयर किया और फिर आईआईएम किया और फिर वहाँ उसके बाद फिर मैंने अपने बिजनेस स्टार्ट किए। समझ गया। तो आपने जब पहली बार मतलब आपके साथ इतनी सारी ट्रेजेडीज हुई और उससे आपकी पूरी फैमिली मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर आया होगा और मजबूती के साथ आप फिर से खड़े हो गए, तो आपने फिर कब सोचा कि अभी धंधा चालू करना चाहिए? और आपने कैसे, क्या माइंडसेट था उस टाइम पे? कितना पैसा आपके पास आ गया था तब आपने बोला कि चलो ठीक है, नाउ माई लाइफ इज सेटल्ड, आई कैन मूव अहेड एंड स्टार्ट बिजनेस? तो जब वो मदर को कैंसर वाला प्रॉब्लम हुआ था 2014-15 की बात कर रहा हूँ, तब मुझे ये था यार अब तो काम धंधा शुरू करना है, थोड़ा बहुत ज्यादा पैसा जितना भी इससे करना है। समझ गया। तो उस टाइम हमारा घर बहुत पुराना हो चुका था, तो हम अपने घर को रेनोवेट कर रहे थे। अब घर को रेनोवेट करने के लिए हमें जो आइटम्स चाहिए थे, मैंने इंटीरियर डिजाइनर भी हायर नहीं किया क्योंकि हमारा ज्यादा बजट नहीं था। तो हमने खुद से ही इंटीरियर डिजाइन कर लिया। मैं दरियागंज दिल्ली जाके वॉलपेपर्स ले आया, पहाड़गंज जाके वॉल पैनल्स ले आया, फ्लोरिंग ले आया। अब वो सारा करके घर रेडी हो गया और बहुत सुंदर बन गया। अभी जो पड़ोसी आ रहा है, रिश्तेदार आ रहे हैं, तो वो घर पे आके कह रहे हैं वाह यार तुम्हारा इंटीरियर डिजाइनर कौन है, तुमने तो बहुत अच्छा घर बना लिया है। क्या बात है। तो वहां पे कुछ लोगों ने कहा कि यार तुम्हें ट्रेनिंग है एचआर में नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो इंटीरियर डिजाइनिंग में होना चाहिए। और वो थॉट मुझे क्लिक कर गया, क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग में आपको बिजनेस में
पैसा बहुत ज्यादा नहीं डालना पड़ता, आपको इंटेलिजेंस और टेस्ट डालना पड़ता है, अगर आपका टेस्ट अच्छा है। करेक्ट। क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग में आपको फॉर एग्जांपल वॉलपेपर्स के बुक्स रखने पड़ते हैं, सैंपल्स, Correct. जो कस्टमर को पसंद आया वो आप ऑर्डर करते हो। परफेक्ट, इट्स काइंड ऑफ अ प्रोफेशनल बिजनेस। यस, डॉक्टर जैसा काम है, जो जिसका गरज है उस हिसाब से पूरी बन के दो। ट्रू। तो वो आपने इंटीरियर डिजाइन भी करके किसी को दे दिया, और वो मेरे पास इंटीरियर डिजाइन करने के एक्सपर्टीज नहीं थे। Correct. लेकिन उसके लिए मैं एक्सटर्नल एजेंसीज को हायर कर सकता था, लेकिन जो आइटम्स सेल करते हैं, Correct. फॉर एग्जांपल किसी को वॉल पैनल्स लगवाने हैं, किसी को फॉल सीलिंग कराना है, Right. तो वो मैं करवा सकता था। तो मुझे लगा कि ये काम मैं कर सकता हूँ। परफेक्ट। तो नेक्स्ट 15 डेज मेरा बिजनेस प्लान रेडी था, उतना नॉलेज बिजनेस को कैसे बनाते हैं वो था। समझ गया। बिजनेस एग्जीक्यूट तब तक नहीं किया था, लेकिन बिजनेस प्लान बनाना आता था। समझ गया। नेक्स्ट 15 डेज में हमने बिजनेस प्लान बना दिया। राइट। बिजनेस प्लान बनाने के बाद मैंने गुड़गांव सेक्टर 14 में एक फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस ले लिया 25,000 रेंटल में। समझ गया। 15 दिन का उन्होंने मुझे फिट आउट दिया। हाँ। उन्होंने कहा कि अभी मेरे फादर यहाँ पर है नहीं, हाँ। तो वो बाहर गए हुए हैं, जैसे वो आएंगे तो हम तुम्हारा लीज करा देंगे, समझ अभी गया। के लिए हम कच्चे पेपर पे साइन कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है, हमने वहां पे फिट आउट करना शुरू कर दिया। राइट। जैसे हम 15 दिन में वो फिट आउट कर रहे थे, हाँ। तो उसी बिल्डिंग में जो ग्राउंड फ्लोर पे शॉप थी, हाँ हाँ। वहां पे एक अपैरल स्टोर था, कपड़े की दुकान थी। समझ गया। वो भी क्लोज हो रही थी। ओके। अभी जो वहां का स्टोर मैनेजर था, उससे हम 2-4 बार मिल चुके थे, क्योंकि ऊपर हमारा काम चल रहा था। करेक्ट। हाँ, तो वो हमें जान गया था थोड़ा। यस। उसने मुझे बोला कि सर, आप हमारी कंपनी हमारा स्टोर चला नहीं पा रही है, वो कंपनी के इंटरनल मैटर्स है, लेकिन अगर आप ये शॉप ले लो ना, आपकी शॉप बढ़िया चल जाएगी। समझ गया। स्टाफ हम हैं, हाँ, लोकेशन बढ़िया है, हाँ, कस्टमर्स बंदे बनाए हैं, हाँ, आपको थोड़ा सा इस टाइप का स्टॉक लाना पड़ेगा। समझ गया समझ गया समझ यार, गया। ये तो बढ़िया है, बिजनेस में तो यही चाहिए होता है। बना बनाया धंधा लोकेशन मिल अच्छा जाए। मिल रही है, स्टाफ मिल रहे हैं, बहुत मतलब थोड़ा बहुत पैसा डालना पड़ेगा, वो हम अरेंज कर लेंगे इधर उधर से। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हमने कहा ये ठीक है। समझ गया। तो वहां से मैंने इस आइडिया को भी पिकअप कर लिया, लैंडलॉर्ड से दोबारा बात करके, ऑब्वियसली लैंडलॉर्ड सेम था, सेम बिल्डिंग थी, उससे बात करके, और उसको भी 45,000 में हमने डन कर दिया। परफेक्ट। पापा जब आएंगे तो लीज साइन कर देंगे उनके। हाँ 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 हाँ। उसका भी हमने स्टॉक खरीद लिया, थोड़ा सा फिट आउट करना शुरू कर दिया। हाँ हाँ। ये मेरे लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। समझ गया। जैसे हम ट्रैप हो गए, स्टॉक हमने खरीद लिया, ऊपर का फिट आउट हम करना शुरू कर गए, रिलीज नहीं हुई थी, लीज हुई नहीं थी, और वो लीज एक्चुअली इंटेंशनली उन्होंने नहीं कराया था। बाद में उन्होंने कहा कि पापा मना कर रहे हैं, इस रेंट में हम नहीं देंगे, और उन्होंने बहुत ज्यादा हाई रेंटल की एक्सपेक्टेशन रख दी। हम रोए, हम बिलखे, हमने जो करना था सब कुछ कर लिया, लेकिन जो लोग ऐसे होते हैं ना, उनके साथ आप कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट मैंने करेक्ट। अपनी फैमिली में डिस्कस किया, मेरे मामा जी उस टाइम हरियाणा पुलिस में थे, तो मैंने उनसे डिस्कस किया। उन्होंने कहा बेटा, अभी तो मैं इस इशू को रिजॉल्व करा दूंगा, हाँ, लेकिन हाँ, इस तरह के जो मकान मालिक है ना, करेक्ट, इनके यहाँ तुम्हारा धंधा चलेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने कहा फिर तो ये हमें नहीं करना है। मेरे सर दोनों बिजनेसेस शुरू होने से पहले बंद हो गए थे। मैंने दोनों दुकानें फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर की खाली कर दी। तो ये तो सर धंधे का नियम है ना, कि पहला धंधा किसी का भी नहीं चला आज तक, वो चढ़ावा देना ही पड़ता है। लेकिन सर, इसके लिए मैं अपनी गलती ज्यादा मानूंगा 100%। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के बिना अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो शायद अपने बड़े बूढ़ों की हम बात सुन लेते हैं ना, कि भाई विश्वास उतना करो जिससे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो। करेक्ट 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 करेक्ट। तो लेकिन तब तक मुझे लग रहा है कि भगवान ने जितना हमारे ऊपर गुस्सा दिखाना था ना, उन्होंने दिखा लिया था। समझ गया। वो जब दुकानें खाली हुई थी ना, मैं बहुत रोया था। उस सामान को वेयर हाउस में डालना, नया सामान खरीदा था, काउंटर्स वगैरह सब परचेज किए थे। करेक्ट, सब वो स्क्रैप हो गया, ऑलमोस्ट स्क्रैप हो गया ऑलमोस्ट। राहुल भाई, मैं मतलब ये आपने जो बोला ना अभी, ये यहाँ पे मेरा थोड़ा सा एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू था ना, कि जब भी आप कोई धंधा स्टार्ट करने के लिए जाते हो, तो पहला धंधा आपको चढ़ावा देना ही पड़ता है। वो मतलब आप जब आपने धंधा शुरू करने का सोचा, तो ये पहले मन में गांठ बांध लो कि जो भी पहला धंधा चालू करेगा, आपको तो बहुत प्यार रहेगा उसके साथ, लेकिन वो तो पहला चढ़ावा जाएगा ही जाएगा। लेकिन असली धंधे वाला तो वही है, असली एंटरप्रेन्योर तो वही है कि चाहे कुछ भी आए, मेरे को करने का है तो करने का है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से उसी तरीके से आपने भी किया कि वो तो जो गया उसको रोके क्या करेंगे। हाँ, राइट। तो मुझे लग रहा है कि जो भगवान ने हमारे ऊपर गुस्सा करना था ना, वो स्टेज तक कर लिया था। करेक्ट। फिर हमारे अच्छे दिन आने थे। बिल्कुल सही। वो फिर आए।
हाँ। मैंने जो मेरे पास स्टॉक था गारमेंट्स का, हाँ, जैसे हाँ। मैंने बताया इंटीरियर डिजाइनिंग में तो आपको बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं खरीदना होता, आपको सैंपल्स खरीदने होते हैं। हाँ, हाँ। तो जो मेरा स्टॉक था कपड़े का, राइट। वो मुझे कंज्यूम करना था, क्योंकि कपड़े में ये रहता है कि समर है तो समर में ही बेच सकते हो, समर्स चले गए तो वो स्टॉक अगले साल बिकेगा, तब तक उसकी वैल्यू आधी हो वैल्यू, जाएगी। करेक्ट, तो करेक्ट। फटाफट से मुझे शॉप देखनी थी, और तब तक मैं जॉब करते जा रहा था साथ हाँ, में, हाँ। मैं सैटरडे संडे सिर्फ इसमें टाइम दे पाता था। हम्म। तो तब उसके बाद से भगवान हमारे साथ थे, हमें Correct. एक हफ्ते में ही एक अच्छी लोकेशन पे गुड़गांव में दुकान मिल गई। वहां पे हमने उस स्टॉक को डाला, हालांकि वहां पे टारगेट ऑडियंस अलग था, वहां पे मेंस थे, यहाँ पे विमेन थे, तो हमने धीरे धीरे करके अपने प्रोडक्ट्स को चेंज किया, धीरे धीरे करके हमने बढ़ाया, और वहां से करके फिर हम लोगों ने आज ये ब्रांड बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राहुल भाई, एक बात बताइए मुझे, यहाँ पे आपने एक चीज बोली कि आप जॉब भी कर रहे थे और साथ में आपका पैरेलल धंधा भी चला रहे थे। तो आप तो एचआर प्रोफेशनल हो, और लोग फिर बहुत ज़्यादा ऐसे सोचते हैं कि यार मेरा तो जॉब चल रहा है, मैं धंधा कैसे करूँगा। तो आपने ये दो, मतलब आप अजय देवगन कैसे बन गए, दो बाइक पे कैसे आपने पैर रख दिया? देखो सर, एक चीज जो मैंने सीखी है ना, हाँ। वो ये है कि अपने काम धंधे को ना कभी प्रेस्टीज से कनेक्ट मत करो। बहुत बढ़िया। अगर आप अपने काम धंधे को प्रेस्टीज से कनेक्ट कर दोगे ना, तो आप उस काम धंधे को के बारे में सोचने से ज्यादा यही सोचोगे मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मेरे पड़ोसी क्या बोलेंगे। समझ गया। ये बात मैंने सर सरदारों से सीखी है। हाँ, वो हाँ। किसी काम को ना छोटा नहीं समझते। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। छोटी सी रेडी लेके भी ना एक दुकान चालू कर देते हैं, और कुछ ही दिनों में ना उसको एक बड़ा रेस्टोरेंट बना देते हैं। करेक्ट। तो जो आपको सीखना है ना, वो आप किसी से भी सीख सकते हो। मैं आज भी देखता हूँ, गुड़गांव चले जाओ, दिल्ली, किसी भी आप सिटी में चले जाओ, सरदार छोटे छोटे अच्छे फैमिलीज से जो हैं, राइट, जिनके पेरेंट्स आईपीएस आईएएस रहे हैं, ऐसे लोग भी कई मैंने देखे हैं जो छोटी दुकानें स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि उनका विजन रहता है अगले कुछ सालों में हम बड़ा कर लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, शर्माते नहीं है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो मैंने सीख लिया था। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो ये बहुत ही फंडामेंटल लर्निंग रही है आपकी, कि धंधे में किसी भी चीज की शर्म नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो पैसा मांगने के लिए शर्म नहीं होनी चाहिए, कि अरे पेट पालने के लिए पैसा मांगना पड़ेगा ना भाई। और मतलब जो भी काम में आए, जो भी काम पड़े, झाड़ू लगाना पड़े तो झाड़ू भी लगाना पड़ेगा, बट काम तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। परफेक्ट है। तो और आपके कंपनी को कैसे मैनेज किया था उस टाइम पे, कि उनको पता था कि आप धंधा कर रहे हो, या फिर बताया नहीं था? नहीं, मैंने तो सर ज्यादा लोगों को बताया नहीं था। हाँ, क्योंकि हाँ। जब आप बता देते हो ना, हाँ। तो फिर मैनेज करना चीजें बहुत मुश्किल हो जाता है। आप मान लो आपके कंपनी को पता है कि आपने कोई रिटेल आउटलेट चालू किया है, आपने कोई प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं दिया, राइट, उसका आपके बिजनेस से लिंक हो चाहे ना हो, लेकिन आपका मैनेजर पता है आपको, राहुल you are not able to give undivided attention। मतलब फिर वो मैनेजमेंट वाले सारे टर्म्स है ना, वो आप ही पे यूटिलाइज होने लग जाते हैं। सो बेस्ट तरीका इसका क्या है कि जो भी बिजनेस शुरू करता है ना, वो बिजनेस शुरू कर ले, लेकिन अपनी कंपनी में अगर किसी को पता लग भी जाए ना, तो ये बोले कि मेरे भाई का बिजनेस है, मेरी भाभी का बिजनेस है, मेरे मामा का बिजनेस है, मेरे मौसा का बिजनेस है। ये एक्सेप्ट ना करें कि ये मेरा बिजनेस है। जिस दिन आपने ये एक्सेप्ट कर दिया ना, फिर आपको 1-2 महीने में उस जॉब से एग्जिट लेना पड़ेगा। समझ गया। तो आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि आपने बोला कि आपने पहले 2 दुकानें ली थी, फिर एक तीसरा भी दुकान आपने ले लिया। तो जब आप दुकान ढूंढने के लिए जा रहे थे, तो आपका क्या माइंडसेट था, किस तरीके की दुकान आपको चाहिए थी? सर, उस टाइम मेरा माइंडसेट बहुत अच्छा नहीं था। ओके। ये कुछ गलतियां थी लाइफ में जो मैंने की है। ये जो मेरे बिजनेसेस थे ना, ये एक्चुअली एक्सीडेंटल बिजनेसेस थे। समझ गया। बिजनेसेस आइडियली ऐसे नहीं होते हैं। आइडियली आप पहले सेलेक्ट करते हो कि यार मेरे को ये बिजनेस में मैं अच्छा कर सकता हूँ, इस बिजनेस की मार्केट यहाँ पर अच्छी है, ये होता है। लेकिन मैंने क्या किया, मैं गया, मैंने देखा कि ये दुकान खाली है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो मेरा माल बिक जाएगा। समझ गया। हालांकि वो चीज हम टेस्ट ही नहीं कर पाए, क्योंकि वो दोनों दुकानें बंद हो गई। करेक्ट। और जो थर्ड दुकान हमने ली, जो कि अब हम फर्स्ट दुकान बोलेंगे, राइट, वो लकीली एक अच्छी लोकेशन पे मिल गई। उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। समझ गया। वो अच्छी मिल गई, और वहां से हमारा धंधा चल गया। लेकिन उसमें भी मैंने बहुत ज्यादा मार्केट रिसर्च नहीं किया। आई वांट टू कन्फेस इट। नहीं सर, मैं आपको थोड़ा सा, यहाँ पे आपने बोला कि धंधे को प्लान से करना चाहिए।
मेरा खुद का ऐसा मानना है कि धंधे को प्लान से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जितना प्लान करके करोगे ना, आप परफेक्शन के पीछे भागोगे, और परफेक्ट तो कोई दुनिया है ही नहीं, मतलब कोई धंधा परफेक्ट नहीं होता पहले दिन पे। मेरे ख्याल से ये सोचना चाहिए कि मेरे में करेज है, मुझे पता है कि 100 प्रॉब्लम आने वाली है, मैं उसको सॉल्व करूंगा। चालू तो करो, जैसे आपने बताया कि रेडी डाल दो। किसने सोचा यार रेडी का धंधा क्या होता है? रेडी के धंधा डालने के लिए प्लान लगता है क्या? वो तो एमबीए में जाने के बाद आपको पता चलता है कि बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, 5 साल का फोरकास्ट बनाना पड़ता है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। धंधा स्टार्ट करने का है ना, अपना झोला उठाओ, अपना दिल और दिमाग लगाओ और चालू कर दो। जो होगा वो देखा जाएगा ना यार, क्या ही बुरा होगा। जो लोगों के लिए सबसे बुरा है कि मैं जॉब करना है, जो लोगों के लिए सबसे बुरा है जॉब करना है, वो तो वैसे ही आप हो। जो रोज का लोगों का जो रोज का बुरा है वो आपको आप फेल होने के बाद मिलने वाला है। तो क्यों सोच रहे हो, चालू कर दो। नहीं, ये अच्छी बात है, मैं इस बात से तो अग्री कर रहा हूँ कि आपको ओवर प्लान नहीं करना चाहिए। राइट। लेकिन गौरव भाई, एक चीज यहाँ पे ये भी है कि बहुत सारे लोग जब फेल होते हैं ना, तो उनके पास दोबारा खड़े होने के लिए ना कैपिटल होता है, बिल्कुल, ना वो इस कंडीशन में होते हैं कि दोबारा से बिजनेस एस्टेब्लिश कर सके। देखो अभी जो आपने एग्जांपल लिया है ना, लोग व्हाट इफ कि वो छोटे से शुरू नहीं कर रहे हैं। ये तो 10 लाख उसके सबसे पास बड़ा है, प्रॉब्लम है। उसने 10 लाख के 10 लाख डाल दिए बिना प्लान किए हुए। करेक्ट, वो 10 लाख चले गए ना, तो वो लाइफ में कभी दोबारा नहीं शुरू कर पाएगा। तो अगर आप छोटे लेवल से शुरू कर सकते हो कि मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 लाख है, मुझे 50,000 से शुरू करना है, तो कर लो, लर्न कर लो, करेक्ट, फेल होके लर्न कर लो। लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या रहता है कि आपको एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट उसमें डालना पड़ता है। राइट। वो अगर आपको इन्वेस्टमेंट डालना है ना, तो आपको प्लान करना चाहिए। 100%। मतलब वही थोड़ा सा ये था कि झोला उठा के चालू कर दो, मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट बिना करे पहला धंधा चालू करो। हाँ। बहुत ज्यादा लोग ये गलती कर देते हैं कि पहले ही धंधे में उसको बड़ा शोरूम चाहिए, उसको पूरा तामझाम चाहिए, पहले ही दिन पे मेरे पास 20 नौकर होने चाहिए काम करने के लिए, मैं तो खाली गल्ले पे बैठ पे पैसा छापने वाला हूँ। बिल्कुल, धंधे की 1 रुपए की भी अक्कल नहीं है, पर मम्मी पापा ने बना के रखा है, अकेला लाडला है। अरे इसको तो यार हमने कुछ नहीं करेंगे क्या, करो करो करो, पूरा वीआरएस का पैसा लगा देंगे और फुका देंगे। 100% आई एग्री, 100% ऐसा तो ही वैसा नहीं होना चाहिए। मैंने जिस तरीके से बोला था कि झोला लेके निकलो, कुछ नहीं, मम्मी पापा का कुछ सपोर्ट नहीं चाहिए, अपना दिमाग, अपना दिल, और जो मार्केट से बन पड़े वो वहां से चालू करो। मतलब मैं लोगों को ये गाइड करता हूँ कि जो भी आपको धंधा चालू करना है ना, उसमें पहले 2-3 साल काम तो कर लो। और काम भी किस में करना है? बिजनेस डेवलपमेंट और सेल्स और मार्केटिंग, ये 3 ही जगह पे काम करना है। बाकी ऑपरेशंस में या अकाउंटिंग में काम ही नहीं करना है। पहले आगे वाले का धंधा खुद का समझ के खुद उसके धंधे को आगे बढ़ा के दिखाओ। जब तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं चाचा का मामा का धंधा आगे बढ़ा के दे सकता हूँ, तो खुद का धंधा तो करेगा ही ना दोस्त। बिल्कुल, वो चालू करो, वो तो पैसा भी आ जाएगा, लर्निंग भी आ जाएगी और सब काम हो जाएंगे। अभी मामा को जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, मामा ने लीज नहीं किया क्या, मैं लीज करूंगा। मामा ने डॉक्यूमेंट नहीं बनाए थे, मैं डॉक्यूमेंट बनाऊंगा। मामा ने जो गलतियां करी थी लोगों को हायर करने के लिए, वो मैं गलतियां नहीं करूंगा। सर, आपका और मेरा थॉट प्रोसेस जो है ना, वो ऐसा लग रहा है कि किसी एक मास्टर ने बैठ के हम दोनों को सेम चीज सिखाया हो। राइट। आज ये पॉडकास्ट में आने से पहले मैं टेडेक्स में मेरा एक स्पीच था। यस। उस स्पीच में मैंने कॉलेज स्टूडेंट्स थे, उनके सामने जब मैं स्पीच दे रहा था, तो मैंने उनको 5 प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस बताए थे। क्या बात है। उसमें से पहला प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस जो था, वो था लर्न एट अदर्स कॉस्ट। क्या बात है। दूसरों के पैसे पे गलती करो, कहीं पे जॉब करो, वहां पे गलतियां करो, वहां से सीखो, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा मैंने प्रिंसिपल बताया था स्टार्ट स्मॉल, छोटे से शुरू करो। तो मोटा मोटा जो मुझे लग रहा है ना, वो ये लग रहा है कि जब आप गलतियां करके सीखते हो ना, करेक्ट, तो आप यही चीजें सीखते हो। 100% यही चीजें सीखते हैं। और सर आपने जिस तरीके से बोला ना राहुल भाई कि ये धंधे के नियम है, ये फंडामेंटल्स है। आप अगर इसको बोलोगे कि मैं बादशाह हूँ, मेरे पास करोड़ों रुपए है और मैं पहले ही दिन से बड़ा चालू करूंगा, तो दुनिया आपको बादशाह दिखा देगी। वो तो है। तो सर आपने, अभी हम लोग आपकी स्टोरी पे आते हैं, आपने पहला शॉप आपको अच्छा मिला और फिर वहां से आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ वो बता दीजिए। सर, पहले तो मैंने एक छोटी सी शॉप ओपन की थी। वो मैंने 2-3 साल चलाई, मैं जॉब भी कर रहा था। फिर मुझे लगा था कि अब मैं एक अच्छा बिजनेस करने के लिए रेडी हूँ। करेक्ट। तो मैंने कोविड से थोड़ा सा पहले इस ब्रांड को बनाया कुर्बत। उससे पहले तो कुछ और शॉप हम चला रहे थे। समझ गया।
कोविड से पहले थोड़ा सा पहले मैंने इस ब्रांड को बनाया, कुछ इसका ट्रेडमार्क वगैरह लिया, फिर मैंने पहला स्टोर खोला मॉल में, गुड़गांव में एक। ये बहुत अच्छी बात करी आपने कि आपने ट्रेडमार्क ले लिया। हाँ चालू करने से पहले ट्रेडमार्क ले लिया, बहुत बढ़िया। ले लिया कि अब हम ब्रांड बनाना चाह रहे हैं तो वो ब्रांड हमारा ही हो। करेक्ट। फिर हमने पहला स्टोर खोला, वहां पे हमारा किराया करीब 1,30,000 था। वहां पे हमने टेस्ट किया अपने प्रोडक्ट को कि मॉल में हमारे आइटम की एक्सेप्टेबिलिटी है, करेक्ट, इतना खर्चा हम निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमने 2 लाख रेंटल वाली शॉप ले ली। तो जब आपने, जैसे आपने बताया कि पहले आपने 25 का लिया, 25 के बाद 40 का लिया, हाँ। फिर शायद 60 का 70 का लिया होगा, 65 का लिया, 65 का लिया था। अब आप 1,20,000 पे चले गए, 1,30,000, 1,30,000 पे चले गए। मेरा खुद का ऐसा मानना है कि आपको अगर ढंग की चीज करनी हो तो आपके पास दुकान तो बहुत ढंग का होना चाहिए। लोग ये गलती कर देते हैं यूजुअली कि जो भी सस्ते में मिले, थोड़ा गली में भी रहा तो चलेगा, पहला दुकान ठीक है, पर जब आप थोड़ा सा एस्टेब्लिश हो जाते हो और आपको पता है कि मेरा 20 लाख 30 लाख रुपए डालने वाला हूँ, तो एटलीस्ट जिस तरीके से आपने किया कि दुकान का भाव बढ़ाते गए, उस तरीके से दुकान का भाव ज्यादा ही होना चाहिए। मतलब जब आप चालू करो तो अच्छे जगह पे ही होना चाहिए, क्योंकि आधे से ज्यादा मार्केटिंग तो आपका दुकान खुद ही कर देता है। बिल्कुल। दूसरी चीज ये रहती है सर कि जो कम रेट वाली दुकानें है ना, जिसका किराया 10,000 है, 5,000 है, उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उसको कोई भी ले सकता है। करेक्ट। लेकिन जब किराए 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख हो जाते हैं ना, बिल्कुल, तो उसमें जनरली जो दुकानें लेती है वो कंपनीज ही लेती हैं। यस। और कंपनीज के साथ गंदा वाला कंपटीशन नहीं करती कि ये वहां पे क्या बेच रहा है। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, अपने स्टोर पे डाल दिए और उनका बिजनेस चल रहा है, थोड़ा बहुत मार्केट सर्वे करेंगे। करेक्ट करेक्ट। ये नहीं होता कि मेरा पड़ोसी इस चीज को 15 रुपए का बेच रहा है, भैया आ जाओ 14 का दूंगा। करेक्ट करेक्ट, ये नहीं होता है। करेक्ट। तो जब हमें ये था कि ब्रांड बनाना है, तो हमें तो स्टैंडर्ड प्राइसिंग रखना था, तो हमें मॉल में मूव आउट करना पड़ा। बिल्कुल। तो अब हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है, डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है, मतलब कंपटीशन तो है लेकिन ये कंपटीशन नहीं है कि कोई मेरे कस्टमर को बुलाएगा, मेरे रेट देख के अपने रेट को चेंज करेगा, वो नहीं था। बिल्कुल। तो अगर आपको एक बड़े लेवल का काम करना है तो आपको हायर रेंटल की तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल, रिस्क उतना लेना पड़ेगा, लेकिन वो रिस्क बहुत कैलकुलेटिव होना चाहिए। पहले हमने 45,000 का लिया, वो चलो खैर नहीं चला, फिर 65,000 का लिया जहाँ पे अच्छा चला, फिर हमें लगा कि हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, विद इन द सेम सिटी हमने एक मॉल में शॉप लिया जो उससे डबल रेंटल का था, 1,30,000। जब वो अच्छा चला, हमें और कॉन्फिडेंस आया तो हमने 2 लाख का लिया। आज हम 4-4, 5-5 लाख रुपए के स्टोर लिए बैठे। बहुत बढ़िया। तो आपने एक चीज बोली कि रिस्क कैलकुलेटेड होनी चाहिए, तो आपके क्या थंब रूल है रिस्क कैलकुलेट करने का? सर 2 चीजें हैं। एक तो आप ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को बेच रहे हो, कहीं पे भी बेच रहे हो, वहां से आप थोड़ा सा अंदाजा ये लगा सकते हो कि जिस मार्केट में मैं ये चीज बेच रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हमने पहला स्टोर खोला था एक लोकल मार्केट में, राइट। वहां पे जो कस्टमर है वो कितना पैसा पे कर रहा है, और वैसा वाला जो प्रोडक्ट है वो जिस मॉल में मैं ओपन कर रहा हूं वहां पे कितने का बिक रहा है। बिल्कुल। और कितने का बिक रहा है और किस क्वांटिटी में बिक रहा है। तो वहां पे हमने कुछ दिन सर्वे करके एक एस्टिमेट निकाला कि भाई हमारी अप्रोक्सीमेट जो सेल है फॉर एग्जांपल वो 10 लाख हो जाएगी। बिल्कुल। और हमारा प्रॉफिट फॉर एग्जांपल 40% रहेगा। करेक्ट। तो 4 लाख का हमें वहां से प्रॉफिट आएगा। अब उसमें से खर्चे हमने अपने निकाल लिए, राइट, ताकि नेट प्रॉफिट हम निकाल लें। परफेक्ट। हाँ, उसमें हमने ये देखा कि 10% या 20% भी अगर हमारी सेल कम होती है, 10 लाख की जगह 8 लाख रहती है, तो क्या हमारा धंधा डूब तो नहीं जाएगा? बिल्कुल। ये सब कैलकुलेशंस रहते हैं। करेक्ट। प्रॉब्लम तब रहती है जब अभी तक आप कोई प्रोडक्ट बेच ही नहीं रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा। ऐसे केस में आपको स्टार्ट स्मॉल वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। नहीं, स्टार्ट तो स्मॉल से होना ही चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि मतलब टाटा ने भी जब खुद का धंधा चालू किया था, गोदरेज ने भी जब खुद का धंधा चालू किया तो स्टार्ट से स्मॉल से ही किया था। गोदरेज आज करीब करीब 10,000 एकड़ का माल, मतलब 10,000 एकड़ का जमीन आज गोदरेज के पास है। 1/4 जमीन मुंबई का गोदरेज के पास है। और उन्होंने तो स्टार्ट तो मतलब एज अ यही किया था कि लोहे का ये बनाते थे, लॉक बनाते थे और वही बिकते थे। धंधा तो छोटे से शुरू होना चाहिए, वो कहाँ पे चला जाएगा फॉर श्योर। तो आप आपने बताया कि रिस्क का फॉर्मूला ऐसा है कि मेरा एस्टिमेट है कि मैं 10 लाख रुपए का सेल करूंगा,
अगर 10 लाख रुपए का सेल ना होके बाय चांस 8 लाख रुपए का हुआ, क्या मैं फिर भी सस्टेन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? बिल्कुल। ये आपका है। और फिर उसके बाद में आपने जंप लेना, लिप फ्रॉगिंग करना चालू कर दिया, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख के बेस पे चले गए। तो आपको अभी आपके कितने स्टोर्स है टोटल? अभी 10 कंपनी स्टोर्स हैं। Perfect. और सब प्रॉफिटेबल स्टोर्स हैं हमारे। क्या बात है। तो आपने अभी एक वर्ड यूज किया प्रॉफिट, तो मुझे इस पे कुछ सवाल थे। मेरे ख्याल से यूनिट इकोनॉमिक्स जो रहती है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है प्रॉफिट्स तक आने के लिए। तो आज जो भी बंदा खुद का धंधा कर रहा है या फिर करना चाहता है, आप उसको एक बार बता सकते हो कि अगर किसी को भी अपीयरेंस इंडस्ट्री में धंधा स्टार्ट करना हो तो मेरा सोर्सिंग का कॉस्ट के हिसाब से मेरा सेल्स प्राइस क्या होना चाहिए, डिस्काउंटेड प्राइस क्या होना चाहिए, मेरे लोगों का सैलरी या फिर उनके इंसेंटिव्स कैसे होने चाहिए, वो आप एक बार ब्रेकअप बता सकते हो मुझे यूनिट इकोनॉमिक्स का? सर यूनिट इकोनॉमिक्स एक जो टॉपिक है वो बहुत ब्रॉड है। राइट। और अभी जो हमारा ऑडियंस फॉर एग्जांपल इस वीडियो का है, हाँ, कोई इलाहाबाद में बैठा होगा, Correct. कोई हैदराबाद में बैठा होगा, कोई चेन्नई में बैठा होगा। बिल्कुल। तो पॉसिबली अगर एक बोर्ड पे मैं समझाना चाहूँ तो शायद हम लोग एक डालेंगे। एग्जांपल लेके समझा एक सकते हैं। एग्जांपल आपका खुद का एग्जांपल दे दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं एक इलाहाबाद का ही फॉर एग्जांपल नाम आया है तो एग्जांपल ले लेता हूँ। हाँ। आपने इलाहाबाद में एक कोई शॉप ली 50,000 की। राइट। अब आपने वहां पे प्रोडक्ट खरीदा 500 रुपए का। समझ गया। 50,000 आपकी दुकान थी, का रेंटल था। करेक्ट। 1,000 रुपए बिजली का भी होगा। राइट। आप 2 स्टाफ रखेंगे 15 हजार के तो 30,000 हो गया। 85,000 आपका ये खर्चा हो गया। करेक्ट। प्लस आपका टाइम उसमें इन्वॉल्व है तो आप अपनी भी सैलरी उसमें ऐड करें। 100% ये एक गलती जो एम्प्लॉयर करता है वो ये रहता है, वो खर्चे ऐड कर लेता है, खुद जो काम कर रहा है अपनी सैलरी नहीं ऐड कर रहा। तो अगर सेल्स स्टाफ को 15,000 दे रहे हो तो आप अपना तो 25,000 ऐड करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप 25,000 अपना ऐड करो, सारे खर्चे लगा के। और ये वो खर्चे हमने जोड़े हैं जो हम जोड़ सकते हैं। करेक्ट। अनकंट्रोलेबल भी खर्चे रहेंगे। 100%। तो आपने मोटा मोटा अपना खर्चे का अंदाजा लगा लिया कि भाई मेरा महीने का 1,10,000 का खर्चा होना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब 1,10,000 में आपने ये भी एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि भाई मैं कितने पीसेस बेच लूंगा, बिल्कुल, कितने की टोटल सेल कर लूंगा। अब 5 लाख की अगर मैं टोटल सेल कर लूंगा, फॉर एग्जांपल 5 लाख की मैं सेल कर लूंगा, तो 5 लाख की सेल में अगर मैं 30% प्रॉफिट लगा के चलता हूं, मैं अभी बात कर रहा हूं 30% प्रॉफिट ऑन सेल्स वैल्यू, परचेज वैल्यू में सेल्स वैल्यू पे आप जोड़ रहे हो। तो आपने 30% का प्रॉफिट लिया सेल्स वैल्यू पे, तो आपने 1,50,000 रुपए कमाया। नहीं 1,50,000 नहीं कमाया। ये तो आपका खाली ग्रॉस प्रॉफिट हो गया ना। 1,50,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। लेकिन ऑडियंस को ये समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं होता है आपने 100 पीस खरीदे और 100 के 100 बिक गए। 100% वो तो नहीं बिकेंगे। डेड स्टॉक भी रहेगा, डैमेज भी रहेगा। अगर कोई भी ये फॉर्मूला लगा के चलेगा कि 5 लाख का मैंने माल खरीदा, 30% किया, 1.5 लाख हो गया, 1,10,000 का खर्चा आया था, भाई 40,000 कमा लिए, चलो वैष्णो देवी चलते हैं। करेक्ट। तो वो ज्यादा दिन वैष्णो देवी नहीं घूम पाएगा। आई एम बीइंग ऑनेस्ट अबाउट इट। यस एब्सोल्युटली। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो 5 लाख आपने जितना भी माल खरीदा था ना, करेक्ट, उसमें से 10, 15, 20% आपका माल फंस गया है, जो शायद आपको परचेज प्राइस पे भी निकालना पड़ेगा। ये इतने जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हैं, ये ह्यूमन के लिए करना पॉसिबल नहीं है। राहुल भाई, आपको इसी के लिए तो बुलाया है यहाँ पे कि हम लोग इसी के जो अंदर का जो माल है ना, मैं आपको बोल रहा था कि ऊपर से तो बहुत अच्छा दिख रहा है कि धंधा चल रहा है। हाँ। अरे अंदर की कॉम्प्लेक्सिटी तो समझो भैया। हाँ। एक बारी कि मेरे पास आपने बहुत अच्छे वर्ड यूज किए कि आपने जितने का माल लाया उसके ऊपर आपने कितने प्रतिशत का टॉप मार्जिन रखना चाहिए। 100 का लाया तो 400 के नीचे तो बेचो ही मत, क्योंकि लोग क्या करते हैं, 100 का लाया 200 में बेचा तो भी चलेगा, तो भैया निकलेगा कि नहीं निकलेगा। हाँ, तेरा माल एक तो डेड स्टॉक होने वाला है। हाँ, तेरा डैमेज होने वाला है, कस्टमर रिटर्न भी लाके देने वाला है। 1-2% कस्टमर तो 100% रिटर्न लाके देने वाला है। 100%। तो ये लोग गिनते नहीं है और फिर बोलते हैं कि मेरा धंधा नहीं चल रहा है। हाँ। तो आपने बहुत अच्छे से इस चीज को समझाया कि आपने तो कोई एक थंब रूल है कि 100 रुपए का माल लाया तो कितने में बेचने का है? तो थंब रूल तो सर हो नहीं सकता। अब अच्छा, नहीं अभी तो आपका धंधा सेट हो गया ना, तो आपने क्या मतलब एज अ बिजनेस ओनर आपने सेट करके रखा हुआ है कि 100 रुपए का माल लाया तो 400 में बेचेंगे, ऐसा कुछ है? ये चीज तो खैर में नहीं। अरे यार अपन नहीं इसमें क्या दिक्कत है? आप हर कोई बंदा शार्क टैंक पे आके अपना अपना धंधा बता रहा है, सबका सब पूरा यूनिट इकोनॉमिक्स बता रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? सर शार्क टैंक में जो आ रहे हैं ना, शार्क टैंक खुद एक दुकान है।
वो आगे उनका fail हो रहा शो है। चल रहा है शार्क टैंक का, उनका प्रॉफिट हो रहा है, जो लोग वहां पे बोलने जा रहे हैं हाँ उनकी मार्केटिंग हो रही है, बिल्कुल। लेकिन जो चीज वो बोल रहे हैं ना, हाँ वो शायद ऑडियंस के लिए डिजास्ट्रस भी हो सकती है। अच्छा। हाँ, बहुत सारे आर्टिकल्स आप इस पे पढ़ेंगे, हाँ, बहुत हाँ। सारा सर्वे आप करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा ओके। कि एक नेगेटिव नैरेटिव, एक फॉल्स नैरेटिव यूथ के माइंड में क्रिएट किया जा रहा है। ओके, जैसे कि जो शार्क टैंक पे जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हाँ हाँ उनका बिजनेस वैसा होता नहीं है जैसा वो दिखाते हैं। वो अपने बिजनेस को वैसा दिखा रहे हैं जैसा होना चाहिए। समझ गया। इसलिए बहुत सारे लोगों को फंडिंग वहां पे अनाउंस हो जाती है, उनको फंडिंग मिलती नहीं है। फंडिंग नहीं बाद मिलती हो में तो सही है। बाद में वेरीफाई किया जाता है तो पता चलता है उन्होंने नंबर्स कुछ और ही दिखाए थे। समझ गया। अच्छा हाँ, वो है मतलब मे बी 5-10% पीपल वुड बी, बट मेरा ऐसा मानना था कि क्या इंडिया ऐसी सोसाइटी बन सकती है जहाँ पे प्रॉफिट बताना, जैसे अभी टाटा को तो जाके कोई बोलता नहीं है ना कि यार तुम्हारा टाइटन में 25% का प्रॉफिट आ रहा है, तुम मेरा माल थोड़ा सस्ते में दे दो, मैं ज्वेलरी लेने के लिए गया हूँ तो 25% माल सस्ते में दे दो, आप तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो। तो फिर छोटे बिजनेसेस के लिए क्यों ऐसा होता है? इंडिया कब वहां पे तक जा पाएगा कि छोटे बिजनेस के साथ कोई बार्गेन ही नहीं करेगा? देखो गौरव भाई, अभी आपके ऑफिस में यहाँ पे शायद 125-130 लोग बैठे हैं, राइट। अगर किसी को आपको बीट करना है ना, तो उसको इतना बड़ा ऑफिस बनाना पड़ेगा। तो आपको बीट करना इजी नहीं है। करेक्ट। लेकिन जो आपकी दुकान के बाहर कुलचे बेच रहा है ना, उसको कोई कली बीट कर सकता है, छोटी सी रेडी लगा के। समझ गया। तो वो चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल सकता कि मेरे छोले कुलचे 12 रुपए के बन रहे हैं और मैं 25 का बेच रहा हूं। आप बता सकते हो ईजो की मेरी मशीन 3000 की बन रही है, मैं 9000 की बेच रहा हूं, क्योंकि ईजो की मशीन बनाना इज नॉट इजी। करेक्ट। रतन टाटा बनना इज नॉट इजी। घड़ियां बनाना, शोरूम खोल के बेचना इज नॉट इजी। और जो उनको कंपटीशन दे सकते हैं ना, वो सारे सर्वे अपने आप ही कर सकते हैं। उनको रतन टाटा से ये पता करने की जरूरत ही नहीं है कि घड़ी का कॉस्ट कितना है। समझ गया। नहीं ठीक है। लोकल मार्केट्स में लोग मुंह खोले हुए बैठे हैं, अरे इसका भाई साड़ी का काम बढ़िया चल रहा है, कहां से ला रहा है ये? आप तो रेट की छोड़ो स्टाफ को 50-50, 100-100 रुपए देके पता करते हैं माल कहां से ला रहे हैं। बिल्कुल। आप जाओ लोकल मार्केट्स में, अपने स्टाफ को बिल नहीं दिखाता है दुकान वाला। बिल्कुल। कहीं इसको ना पता चल जाए, पता लगे कल को यही मेरे सामने दुकान खोल लिया। ये तो सीक्रेट है धंधे का। मैं हमेशा मानता हूँ कि परचेस हमेशा धंधे वाले के पास ही होना चाहिए, ना बीवी को पता होना चाहिए, ना भाई को पता होना चाहिए, वो खुद के पास होना चाहिए। मेरा परचेस का बिल दुनिया में किसी को नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारा सीक्रेट सॉस है। वो अगर ओपन में आ गया तो खत्म होगी कहानी। ये तो मिसगाइड हो रहा है जो टीवी पे शोज आ रहे हैं। समझ गया। दिस इज नॉट हाउ बिजनेसेस वर्क। हाँ, यस समझ गया। तो अपनी बात हुई कि यूनिट इकोनॉमिक्स किस तरीके से चलना चाहिए, कि हर बंदे ने वो सारी चीजें गिननी चाहिए जो उसको जब स्टार्ट कर रहा है, जब नया नया जोश है, उसको नहीं पता है कि मेरे पास डेड स्टॉक आने वाला है, मेरे पास रिटर्न आने वाला है, मेरे पास अनसोल्ड इन्वेंट्री रहने वाली है। वो सब भी कैलकुलेट करके आपको पूरा का पूरा ये करना है। आप मुझे अभी बताइए कि आपने 1 से लेके 10 तक का जर्नी वो किस तरीके से किया? क्या अपने सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस बताए? वो तो मेरे ख्याल से आप बहुत ओपनली बता सकते हो कि मैंने ये सिस्टम लगाया, आप उसमें ये मत करना। किस तरीके से आपने सिस्टम लगाया कि आप धंधे को ऑटोमेट कर सके? क्योंकि 10 जगह पे राहुल तो नहीं जा सकता, तो आपने किस तरीके से उस चीज को ऑटोमेट किया? राइट। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो गौरव भाई रहता है बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए, वो रहता है आप कंप्यूटर्स लगाओ। राइट। ठीक है, लेकिन सिर्फ कंप्यूटर लगाने से धंधा ऑटोमेट नहीं होता है। आपने कंप्यूटर लगाया, जो भी उसमें बार कोड प्रिंटर, स्कैनर्स, जो भी आइटम्स चाहिए होते हैं हार्डवेयर वाला, सॉफ्टवेयर वाले को फोन कर दो। सॉफ्टवेयर वाले को फोन किया 4 को, आके पूरा समझा दिया ये चीजें खरीदनी पड़ेगी, हमने खरीद ली, उन्होंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, उन्होंने 4-6 प्रोडक्ट्स करके दिखा दिए, बाकी मेरे स्टाफ ने कर लिया। करेक्ट। यहाँ तक हम कंप्यूटराइज बिलिंग करना शुरू कर दिया, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, जो कि ज्यादातर लोग आज भी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने ये इंश्योर कर लिया कि आपके पास 1500 पीस है ना, तो 1500 के 1500 पीस की इन्वेंट्री आपके सिस्टम में है। अगर एक चोरी होगा ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका, फॉर एग्जांपल, आपकी लेट्स से
कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड दुकान है तो आपको पता चल जाएगा मेरी एक लाइट मिसिंग है। अभी तक आपने सिर्फ अपना माल चोरी होने से बचाया है, बिल्कुल। लेकिन जब आप गल्ले पे नहीं होगे करेक्ट, तो आपका स्टाफ मोटिवेशन से काम करेगा, इसकी क्या गारंटी है? बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है वो बैठ के राहुल शर्मा के वीडियोस ही देख रहा हो। आपका स्टाफ बैठ के वीडियो देख रहा है, कस्टमर आ रहा है, ठीक है, या वो गुटखा खा रहा है और कस्टमर से बात ही नहीं कर पा रहा क्योंकि उसका मुंह में गुटखा भरा हुआ है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये सब चीजें आप कैसे इंश्योर करेंगे? ये सब चीजें इंश्योर करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको ये टारगेट सेट करना पड़ेगा कि भाई अप्रैल में मुझे सेल कितने की करनी है। समझ गया। आपने टारगेट सेट कर दिया कि मुझे अप्रैल में 9 लाख की सेल करनी है, राइट। फिर आपने टारगेट सेट कर लिया कि मैंने माल कितने का परचेज करना है, आपने टारगेट कर लिया कि मैंने माल खरीदना है 5 लाख का, आपने टारगेट सेट कर लिया कि खर्चे कितने होने चाहिए, खर्चे होने चाहिए मेरे 2 लाख के, जस्ट एग्जांपल। अब अगर आपकी 9 लाख की सेल हो रही है ना, तो इसका मतलब आपका स्टाफ ठीक ही काम कर रहा होगा। पहली चीज तो ये, गुटखा खा के अगर बैठा होता तो 9 लाख की सेल नहीं होती। हाँ। ये एक अजम्पशन मैं दे रहा हूँ। yes. हो सकता है कि वो गुटखा खा के बैठा हो, एक ही कस्टमर कोई 4 लाख का ले गया हो सकता है। लेकिन जब आप टारगेट सेट करेंगे, आप डे वाइज टारगेट सेट करेंगे, एक दिन मेरी 35,000 की सेल आ रही है, एक दिन मेरी 4,000 की सेल आ रही है, तो जब इन चीजों को आप देखना शुरू करेंगे ना, तो आप अपने स्टाफ से राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछ पाएंगे। समझ गया। और जब आप राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस उनसे पूछेंगे ना, तो उनको राइट सेट ऑफ आंसर्स भी देने पड़ेंगे। बिल्कुल। अभी क्या होता है, आपकी मान लो किसी की खिलौने बेचने की दुकान है, हाँ। मालिक शाम को आया, करेक्ट, चिंटू आज 200 रुपए की दिहाड़ी हुई है, 200 रुपए की सेल हुई है शाम तक। अब आप एक चीज सोचो, मान लो सुबह से शाम तक एक ही कस्टमर आया था, करेक्ट, और वो ही ले गया, तो चिंटू की परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है? 100% अच्छी है, क्योंकि कस्टमर लाने का काम तो ओनर का है ना भैया, वो थोड़ी ना लाने वाला है। अब ओनर क्या कर रहा है? चिंटू को डंडा दे रहा है। चिंटू क्या करेगा? पास वाले अमित भैया के पास नौकरी ढूंढ लेगा। 100%। क्योंकि आप उसके लिए उसको डंडा दे रहे हो जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। 100% करेक्ट। लेकिन अगर आपने ये प्रोसेस बनाया होता कि जितना कस्टमर्स आपके पास आ रहा है उसकी आप एक लिस्ट बनाओ कि हमारे पास दिन में 15 कस्टमर आया, दिन में 20 कस्टमर आया, मुझे ये भी पता है कि लोकल मार्केट्स में वो लिस्ट बनाना पॉसिबल नहीं है, आप रैंडम सर्विस कर लो, महीने में एक दिन बैठ के गिन लो, आज मेरे पास मेरे ख्याल से आसान सा है कि सीसीटीवी लगा लो, एटलीस्ट पता तो चले किसी कि दिन आप कर सकते हो। हाँ, सीसीटीवी में भी गिन सकते हो, आप आसानी से गिन सकते हो कि कितना जनता आया। फुटफॉल लाने का काम तो तुम्हारा है, राइट। तो तुम्हारे पास फुटफॉल नहीं आ रहा तो चिंटू को क्यों डंडा कर रहे हो? बिल्कुल। दूसरी चीज, चिंटू ने जो बिल्स बनाए हैं उसका एवरेज बिल साइज कितना है? तो आप ये पूछ सकते हो कि चिंटू तू बिल तो बना रहा है बेटा, लेकिन तू बिल तो 1500 के बना रहा है, 2,000 के बना रहा है। तुझसे पहले जो अमित काम करता था या जो भी लड़का काम करता था वो 4500 के बिल बना रहा था। तो अभी आपके जो क्वेश्चंस है ना वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, परफेक्ट है। अगर चिंटू को ट्रेनिंग की जरूरत है तो आप ट्रेनिंग दो, करेक्ट, अपसेल कैसे करना है, क्रॉस सेल कैसे करना है। लेकिन आप डंडा क्या दे रहे हो? 200 रुपए की तूने सेल की है, 200 रुपए की सेल होने का रीजन क्या है वो आपका काम है फाइंड आउट करना। आप ये सोच रहे हो मैंने दुकान खोल के चिंटू को बिठा दिया और चिंटू माल बेचता रहे, भाई इतना इजी होता तो सब धंधे कर लेते। राहुल भाई, आपने जो 2 चीजें बोली ना, कि सबसे पहले कि आप कंप्यूटर लगाओ, सिस्टम लगाओ, हमने जो हमारा धंधा स्टार्ट किया था वो इसी प्रिंसिपल पे चालू किया था कि आज भारत में करीब करीब 3.5-4 करोड़ के बिजनेसेस है अलग अलग, उसमें से 2 करोड़ बिजनेसेस रिटेल बिजनेसेस है। और हमने जो आइडेंटिफाई किया था वो यही था कि 2 करोड़ रिटेल बिजनेसेस में से करीब करीब 1 करोड़ 80 लाख रिटेल बिजनेस वाले को कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता। उसको अगर सूट का स्पेलिंग अगर डालना है, SUIT, कंप्यूटर में तो स्पेलिंग डाले बिना एक कुछ भी नहीं होता। वो बंदे को सूट डालना नहीं आता, उसको अगर प्लाजो डालने का है तो प्लाजो तो उच्चारना भी नहीं आता, तो स्पेलिंग क्या ही डालेगा। हमने इसी को पकड़ के हमने ISO बनाया। हमने बोला कि भारत में, मतलब आप तो दिल्ली में बैठे हुए हो, आपके लिए कंप्यूटर लाना, और आपने बहुत अच्छी बात बोली कि किसी भी बंदे को फोन लगाओ, वो आपकी दुकान पे आके सब बता के चला जाएगा। आप ये समझिए कि कोई दुकान हिमाचल प्रदेश में है, कोई दुकान कश्मीर में है, कश्मीर के डल जेल में है, वो बंदा किसको फोन लगाएगा? नहीं लगा सकता।
इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ईजो बनाया। हमने ये बोला कि आज हर बंदा मोबाइल ऐसे सुदर्शन चक्र जैसा चलाता है, अब कुछ भी कर दो मोबाइल में, हर कोई मास्टर है। हमने बोला कंप्यूटर चलाना नहीं आता उसको बाजू में रखो, हम ये इनोवेशन लाएंगे कि मोबाइल बेस्ड बिलिंग, और उसमें भी जिस बंदे को लिखना पढ़ना नहीं आता, आप तो बहुत अच्छे से कंप्यूटर चला लोगे, आपके बंदे को कंप्यूटर नहीं आता, चलो कंप्यूटर नहीं आता, मोबाइल में तो आप स्पेलिंग देखोगे तो कैसे कैसे लोग लिखते हैं। हमने बोला बिना स्पेलिंग का बस टच करो। आपने क्या लिया, प्लाजो लिया, प्लाजो पे टच किया, सेव किया, बिल निकल के रेडी। और उसमें भी हमने एक बहुत अपने अच्छे से बात बोली कि आपके पास जितने भी कस्टमर वॉक इन आ रहे हैं आप उसको भी गिनो। उसके लिए भी हमने ईजो में प्रावधान कर दिया कि जो भी कस्टमर आ रहा है, अब कस्टमर आने के बाद 1 सेकंड में चला जाएगा तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन पूरा का पूरा माल देखा, उसको नहीं जचा तो ये बोल सकते हैं कि मैडम आपका नंबर दे दीजिए, जब भी आपके लायक का माल आएगा तो हम आपको व्हाट्सअप करेंगे, आपको नए कैटेगरीज भेजेंगे। तो एक छोटा सा CRM भी उसमें हमने डाल दिया। आज भारत में 50,000 से भी ज्यादा बिजनेसेस छोटा सा मोबाइल 5 इंच का मोबाइल लेके ईजो यूज करते हैं, और उसमें सिंपली 2 क्लिक के अंदर अंदर बिल बनाते हैं, कस्टमर का पूरा डाटा रखते हैं, और ये तक भी गिन लेते हैं कि मेरे पास नया कस्टमर कितने आए, मेरे पास पुराना कस्टमर कितने आया, नए से धंधा कितना आया, पुराने से धंधा कितना आया। ये चीजें जरूरी है सर, 100% जरूरी है, 100% जरूरी है। और जिस भी धंधे को आज से 10 साल के बाद भी टिकना है तो उसको आज से उसकी नींव रखनी पड़ेगी कि बस मेरे को डिजिटल जाने का है और ये चीज करनी है। नहीं करोगे तो फिर जुड़ियो जैसे लोग आके आपको कॉम्पिटिटर बीट कर देगा, 100% कॉम्पिटिटर बीट कर देगा। तो आपने बहुत राइट सवाल पूछे, आपके एम्प्लॉयज को उस तरीके से हर बिजनेस वाले ने पूछने चाहिए। मेरा अभी दूसरा एक सवाल था जो कि ज्यादा आपके लिए है, कि आपने बोला कि दुकान में कस्टमर को लाके देने का जिम्मेदारी आपका है, वो दूसरे का है ही नहीं। आप उसके लिए क्या करते हो? देखिए सर, उसके लिए सबसे पहले तो हमने ये किया कि हमने दुकानें ही वहां खोली जहां पे कस्टमर इतना है कि हमें बहुत ज्यादा बाहर मार्केटिंग करने की जरूरत ना पड़े। परफेक्ट। हमने जो मार्केटिंग में पैसा डालना था, हाँ। वो हमने स्टोर लेते वक्त लोकेशन में डाल दिया। परफेक्ट। हाँ, हमने जो स्टोर्स लिए वो ऐसे मॉल्स में लिए जहां दुकानें खाली नहीं रहती हैं। बिल्कुल। लेकिन ये तो मेरा एग्जांपल हो गया। Yes. अब हम बात कर लेते हैं लोगों को ये कैसे करना चाहिए। तो देखो, मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग या ब्रांडिंग वाली तो बात नहीं करूंगा, मैं बहुत छोटे व्यापारी जो हैं वो कैसे इस काम को कर सकते हैं उसका एक एग्जांपल लेते हैं। स्टैंड अलोन रिटेल स्टोर कैसे मैनेज करेगा उसकी बात करते हैं। अभी बहुत सारे लोग कस्टमर्स के घर पे पैम्फलेट बंटवाते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट्स देते हैं। करेक्ट। वो देके आप क्या कर रहे हो, कस्टमर को उसके घर से अपने दुकान पे बुला रहे हो। बिल्कुल। लेकिन पहले जो आपकी मार्केट में या आपके मॉल में कस्टमर ऑलरेडी आ गया है, जो माल आप बेच रहे हो वो खरीदने आ गया है, पहले तो उसको कैप्चर करो ना। लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट को कैप्चर करो। लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट को कैप्चर करो। करेक्ट। उसको करने के लिए क्या करने की जरूरत है? उसको करने के लिए आपको एक अच्छा ब्रांड नेम ढूंढने की जरूरत है। राइट। अच्छा एक लोगो बनाने की जरूरत है। अच्छा एक LED बोर्ड बनाने की जरूरत है। अभी आप देखोगे बहुत सारे दुकानों में क्या होगा, दुकान के बाहर कपड़े की दुकान का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक हाथ टूटी हुई डमी बाहर रखी हुई है। वो कुर्ती में ऐसे हाथ लटका हुआ। करेक्ट। आपकी वैसे आप पैम्फलेट बंटवा रहे हो और वैसे आप नई डमी नहीं खरीद पा रहे। आपने जो सूट अच्छा दिखाना है वही आपका अच्छा नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। स्कूल बैग्स की शॉप है, बाहर एक 6 साल पुराना स्कूल बैग लटकाया हुआ है जो पहले रेड कलर का हुआ करता था, अब एक साइड से धूप लग लग के एक साइड से पिंक हो गया है, एक साइड से मैजेंटा हो गया है। मतलब आप कस्टमर को क्या दिखा रहे हो कि हमारे पास ये बैग्स मिलते हैं। करेक्ट। अगर महीने में आपके 2 बैग्स का रंग उड़ भी गया तो क्या दिक्कत है? तो वो मार्केटिंग का कॉस्ट है ना। इतना तो बेचो माल। करेक्ट। कि उसको मार्केटिंग कॉस्ट में कंसिडर कर सको। अपनी दुकान के बाहर तुमने ऐसी ऐसी चीजें डिस्प्ले की हुई है, मतलब अपने एक्सटीरियर जो है ना वो ऐसा होना चाहिए, उसमें पैसा लगाओ कि कस्टमर बाहर देखते ही सोचे अरे वाह
करेक्ट, जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो प्रोडक्ट्स आप प्रोवाइड कर रहे हो, उनके छोटे छोटे एलईडी लगा दो, उनको बिल्कुल। हैंग कर दो, बाहर से ही कस्टमर को दिखे अरे ये लोग भाई सैंडलवुड में भी डील करते हैं, बिल्कुल, ये लोग इस अगरबत्तीज में भी, जो भी आपका बिजनेस मॉडल, करेक्ट 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 करेक्ट। पैम्फलेट आप बंटवा रहे हो, मार्केट में जो लोग आए हुए हैं वो आपकी दुकान को देख के छोड़ के जा रहे हैं, अरे गुप्ता जी की दुकान में चलते हैं, वो अच्छी है। सर मैंने ना एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया हुआ है उसके लिए, मैं सिंपल यही फॉर्मूला लगाता हूँ कि आपके दुकान की जितनी भी रेंट है ना, उसका 50% तो ये समझो कि ये मार्केटिंग की कॉस्ट है। और हम लोग ऑनलाइन में मतलब अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, जैसे हम लोग कैक बोलते हैं, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, या फिर लीड कॉस्ट बोलते हैं। उसी तरीके से मैं हर बिजनेस वाले को ये बोलता हूँ कि आपका जितना भी रेंट है, 50,000 रुपए का रेंट है, उसमें का 25,000 रुपए निकालो। अब ये 25,000 रुपए में आपने कितने कस्टमर आपके वॉक इन आए उसको गिनो, और 25,000 को डिवाइड कर दो कि मेरे पास 2500 कस्टमर आए, तो मेरा पर वॉक इन का कॉस्ट है 10 रुपए। तो ये बहुत अच्छा कॉस्ट हो गया। 100%। आपका अगर वॉक इन का कॉस्ट 100 रुपए तक का जा रहा है तो आप अच्छा कर रहे हो, पर आपका अगर वो 100 रुपए से ज्यादा हो गया तो मतलब गड़बड़ हो गई वहां पे। और दूसरा मैं ये बोलता हूँ कि आपका जो स्टोर फ्रंट है वो आपका पूरा का पूरा मार्केटिंग का कैनवस है। आप उसको इस तरीके से देखो कि मैं 500 मीटर से भी देखूं ना, फिर भी मेरे को ये समझ में आना चाहिए कि देखो वो कुर्बत का स्टोर है, वहां पे मेरे को जाने का है। अब मैकडी को देख लो, एक इतना बड़ा ऐसा स्टैंड बना के रखेगा, एम बना के रख देगा, अब कहीं से भी देखो वो दिख जाता है। तो अपने को क्या दिक्कत है, वो अगर कोई बंदा यूएस में बैठा हुआ बंदा इंडिया में एक बड़ा सा स्टैंड लगा सकता है, तो अपने स्टोर के सामने अपन खुद अपने लोगो नहीं लगा सकते क्या? 100% लगाओ ना भाई, 100% लगाओ। और तुम ये नहीं करते हो फिर बोलते हो मेरा धंधा नहीं होता। अगर तुम्हारे पास, तुम अगर रोज मेहनत नहीं कर रहे हो रोज कस्टमर लाने के लिए, और तुम्हारा धंधा नहीं चल रहा है, तो तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। अपने को तो मार्केटिंग तो खुद को ही करनी पड़ेगी। और उसके जिस तरीके से आपने एग्जाम्पल दिया कि बहुत अच्छे से मैनिक्विन होनी चाहिए, उसको अलग अलग तरीके के कपड़े पहनाने चाहिए। अगर 26 जनवरी आया तो तिरंगा पहनाओ, होली आया तो होली के कपड़े पहनाओ, समर आया तो समर के पहनाओ, और अगर विंटर आएगा तो विंटर के पहनाओ, तभी तो धंधा बढ़ेगा। बिल्कुल, जो भी आप चीज में डील करते हो, करेक्ट, उसका बेस्ट जो है वो आप बाहर दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सबसे जरूरी है। 100%। और दूसरा, अभी हम जो बात कर रहे थे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट की, कस्टमर एक्विजिशन की, तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, हर कोई न्यू कस्टमर एक्विजिशन की बात करता है। करेक्ट। लेकिन मार्केटिंग का एक जो पार्ट है ना, वो कस्टमर रिटेंशन में भी जाना चाहिए। सर मैं तो बोलता हूँ कि 8वां अजूबा है। हाँ, 8वां अजूबा है धंधे का। अगर कोई 8वां अजूबा है ना, वो है खाली रिपीट कस्टमर। हाँ, आपका जितना मेहनत नए कस्टमर को लाने के लिए जा रहा है, उससे 1/7 एफर्ट आपका खाली एग्जिस्टिंग कस्टमर को वापस लाने के लिए लगता है। हाँ, और गौरव भाई ये भी इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर आपका रिपीट कस्टमर आपके पास नहीं आ रहा है, करेक्ट, देन यू हैव अ बिग प्रॉब्लम। गड़बड़ है, मतलब पूरे धंधे में गड़बड़ है। माल में दिक्कत है या आपके कस्टमर सर्विस में दिक्कत है, कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। यस, एक तो आपके माल में दिक्कत है या फिर आपके व्यवहार में दिक्कत है। हाँ। वो बंदा आया था, उसकी गरज थी, वो लेके गया, फिर से दोबारा तो नहीं आया। हाँ। तो आपने जिस तरीके से कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कस्टमर बाहर से आपके धंधे को दिखता है, तो आप अट्रैक्ट होना चाहिए कि मैं अंदर जाऊं। अंदर जाने के बाद आपकी लाइटिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि उसको अच्छा लगे, प्रीमियम लगे, कि मैं कहीं पे आया हूँ, राजा जैसा आया हूँ, तो राजा जैसा खरीदी भी करके जाऊं। और आपका जो व्यवहार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका स्टाफ, आप खुद किस तरीके से व्यवहार कर रहे हो। अब कस्टमर आने के बाद आधे जगह पे अगर आप जाओगे ना, जो 25-30 साल के लड़के गल्ले पे बैठे हुए, आधे लोग तो रील देखते हुए रहते हैं, कस्टमर आता है तो एम्प्लॉय ही मैनेज कर लेता है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही गलत चीज है। अरे सर, वो कान में हैंड्स फ्री लगा के रखते हैं। करेक्ट। एक कान से हटा के पूछते हैं क्या चाहिए, हाँ, फिर बता दिया ना आपने, फिर लगा लेते हैं। हाँ मम्मा, हाँ मम्मी मैं आ रहा हूँ, 2 दिन बाद का ट्रेन हो गया है। ये होता है नहीं, ये दुकानों बहुत में। गलत है। एक्चुअली जो मार्केट में आप जाके देखोगे हाँ, ना, यही होता है। वैसे मोटिवेशनल स्पीच सुन रहे हैं, धंधे को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं ये सुन रहे हैं, लेकिन जब कस्टमर दुकान पे आया है ना, तो ऐसे हटा के कस्टमर की बात सुन के फिर लगा रहे हैं, और हाँ मम्मी 2 दिन बाद का हमारा ट्रेन है, हम आ रहे हैं, ये चल रहा होता है। राइट। एग्जैक्टली, ये मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं। यस। दुकान में आया हुआ कस्टमर को किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, उसका बहुत अच्छे से खुद के दिल को पहले पता होना चाहिए कि मैं कैसे उसको मैनेज करने वाला हूँ।
और जैसे तुम बिहेव करोगे वैसे ही तुम्हारा एम्प्लॉय भी उसके साथ बिहेव करने वाला है। 100% सर, हम भी कोई चीजें खरीदने जाते हैं, Correct. हमारे साथ अगर कोई इंटरेक्ट करता है, पूछता है, यही पूछ लेता है सर आप कहाँ रहते हैं, Correct. पहले भी आए हैं क्या, इस तरह की चीजें करने से कनेक्ट डेवलप होता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल वही आप बिल्कुल। नहीं कर पा रहे तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम है आपको बिजनेस में। Correct. कस्टमर से इंटरेक्शन एक इम्पोर्टेंट चीज है। जब हम लोग कस्टमर पे इंटरेक्शन की बात कर रहे थे तो क्या आपको ऐसे लगता है कि पुराने ज़माने में सेल्स लोगों को ना बहुत अलग से ट्रेनिंग दी जाती थी कि किस तरीके से, जैसे अगर हस्बैंड वाइफ आए हुए हैं तो किस तरीके से बिहेव करना है, अगर मतलब 2 गर्ल्स आई है या फिर 2 आंटी आई है तो उनको किस तरीके से कैप्चर करना है, उस पर आप थोड़ा सा बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है कि अर्जेंसी क्रिएट करना, अपने माल के बारे में अच्छा बताना और किस तरीके से बता रहे हो अपने माल के बारे में, वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। देखो यहाँ पे मैं एक चीज कहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर किसी को मार्केट्स में ऐसा लगता है कि जो स्टाफ बहुत तेज तेज कस्टमर से बोल लेता है ना, वो बहुत अच्छा सेल्स स्टाफ है, वो घेर लेगा कस्टमर को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल 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 भी नहीं है ऐसा। करेक्ट। जिस भी कंपनी में डेटा होता है ना कि कौन से स्टाफ ने कितने का सेल किया, कितना उसका एटीवी है, उसमें ये क्लियर निकल के आ जाएगा कि कस्टमर जो है ना वो ऐसे इंडिविजुअल से सामान खरीदना पसंद करता है जो सबसे पहले उसके रिक्वायरमेंट को समझता है। बिल्कुल 100%। प्रोबिंग जो है, करेक्ट, प्रोबिंग जो है Correct. वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस टाइप का माल दिखाओ, रिक्वायरमेंट को समझना, कौन से फंक्शन के लिए ड्रेस चाहिए, किस तरीके का माल दिखाओ, रेंज क्या है। बिल्कुल। आप एक गूंगे स्टाफ को खड़ा कर दो, बिल्कुल, लेकिन वो कस्टमर जो बोल रहा है ना और कस्टमर के जो एक्सप्रेशंस हैं उसको अगर पढ़ पा रहा है ना तो चांसेस ये है कि वो भी ठीक ठाक सेल कर लेगा, क्योंकि कस्टमर को वो चीज दिखा रहा है जो उसको एक्चुअली चाहिए। परफेक्ट। मैं मान लो बेल्ट लेने गया, करेक्ट, मेरे को देख के वो ये समझ जाए कि इन्होंने ये कपड़ा पहना हुआ है तो इसके हिसाब का बेल्ट उनको चाहिए, बिल्कुल वही पीस दिखा दे। चाहे वो गूंगा है, नहीं बोल पा रहा है, राइट, शायद मैं वो बेल्ट ले लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर वहां पे एक अच्छा सेल्स स्टाफ है, अरे सर मैं तो आपको ऐसी बेल्ट दिखा देता हूं ऐसी, लेकिन वो बेल्ट जो है उस पे फॉर एग्जांपल लेट्स से खरगोश बना हुआ है, वैसे मैंने कोट पहना हुआ है, मैं वो खरगोश वाली बेल्ट ले लूंगा, वो बहुत अच्छे सेल करेगा। तो नहीं 100% नहीं होगा। वो कैसे सेल्स स्टाफ है? तो आप किस तरीके से ट्रेन करते हो? अभी आपके पास 10 दुकानें हैं और मेरे ख्याल से करीब 40-50 का स्टाफ रहेगा, 50 के ऊपर रहेगा, तो आपका क्या प्रोसेस रहता है सेल्स स्टाफ को ट्रेन करने का? कितना दिन देते हो आप किसी भी स्टाफ को ट्रेन करने के लिए? सर वो डिपेंड करता है कि हमने उसको कौन से प्रोफाइल के लिए ट्रेन करना है। जैसे कि सेल्स की बात करें, करेक्ट, तो सेल्स में हम उनको कम से कम 15 दिन बाद सेल्स में डालते हैं। परफेक्ट। किसी को हमने हायर किया तो पहले हम उसको ट्रेन करते हैं, उसको हैंड होल्डिंग कराते हैं, उसको ऑब्जर्व कराते हैं, साथ में खड़ा होके करता है, फिर एक्सपीरियंस जो सेल्स स्टाफ है उसके साथ करता है। जब उसको 15 दिन हो जाते हैं तब उसका नाम कंप्यूटर में चढ़ता है, उसके बाद वो सेल करना शुरू करता है। परफेक्ट। अब पहले दिन अगर उसको सेल में डाल दिया तो बहुत सारे कस्टमर जो सामान ले जा सकते थे वो नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि वो उन कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को नहीं समझ पाएगा। हाँ। कस्टमर को सस्ता वाला आइटम चाहिए, उसको यही नहीं पता कौन से रैक में सस्ता वाला आइटम चाहिए। आपको अपने दुकान के वेयर अबाउट्स भी तो पता होना चाहिए ना, कौन सा माल आपका 2 महीने से फंसा हुआ है, कौन सा माल आपका परसों ही आया है। नए स्टाफ को थोड़ी पता चलेगा, नए स्टाफ को पता नहीं। हाँ। और बहुत बार ऐसा होता है अपने से कि हम लोग गड़बड़ी में, रिक्वायरमेंट आई 2 दिन में लड़का चाहिए तो जो भी मिले उसको ले लेते हैं और फिर वो सरदर्द हो जाता है। उसके लिए आप किस तरीके से टैकल करते हो? फिर आपका कुछ ट्रेनिंग पीरियड होने के बाद अगर वो ठीक से नहीं कर पाता है तो आप उसको सॉरी बोल के जाने देते हो, क्या किस तरीके से होता है? देखो सर, मैं ये आंसर तो गौरव जी अपने एग्जाम्पल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। हाँ। लेकिन वो स्कीम शायद ज्यादातर छोटे दुकानदारों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि अब हम थोड़ा सा ब्रांड बन गए हैं। करेक्ट। तो ब्रांड्स के पास कस्टमर खुद से स्टाफ खुद से चला आता है। करेक्ट। हम अपॉइंटमेंट लेटर भी देते हैं। हम ट्रायल पीरियड पे भी किसी को रख सकते हैं, लेकिन ये चीज ग्राउंड पे जो छोटे व्यापारी है ना उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। उनको तो क्या करना पड़ता है, उनको तो नोटिस पीरियड देके नहीं जाता स्टाफ। सुबह जब 11 बजे शटर खोलने के लिए मालिक खड़ा रहता है ना, तब पता चलता है, तब वो खुद फोन करता है किधर है, और वो तब आंसर भी नहीं करता।
शाम को 5 बजे तो उसको ये पता चलता है कि वो तो रात को पी के कहीं पड़ा हुआ है और फिर वो उसके साथ बहसबाजी करके वो कल से नहीं आएगा। अब कल से नहीं आएगा तो आपको इमीडिएटली एक रिसोर्स चाहिए। तो इन चीजों में तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपकी जो मार्केट है ना उसके आसपास जो मार्केट्स हैं अपनी मार्केट से ना तोड़े, समझ गया, अपनी से तोड़ेंगे तो कल आपका पड़ोसी आपके स्टाफ को भी तोड़ लेगा। जो आसपास की मार्केट्स है ना वहां पे आप आइडेंटिफाई करके रखें कि जो माल मैं बेच रहा हूँ, मान लो आपकी आरओ की दुकान है, आप वाटर प्यूरिफायर्स बेचते हैं, तो प्यूरिफायर्स की कौन सी दुकानें दूसरी वाली मार्केट में और वहां पे कौन से अच्छे स्टाफ है। मतलब ये जैसे वो टारगेटेड किलिंग होता है ना, टेररिस्ट को पकड़ पकड़ के मारते हैं। समझ गया। तो छोटे देखो स्मार्ट रहना पड़ेगा, बिजनेस जो है ना वो कंपटीशन को मारने वाला है। करेक्ट। तो ये आपको टारगेटेड किलिंग्स करने पड़ेंगे। 100%। ये तो स्मार्ट मूव होगी ना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप बाहर जाओ एटलीस्ट महीने में 3 से 4 कॉम्पिटिटर, दूर के कंपटीशन में जाओ, वहां पे क्या अच्छी प्रैक्टिसेस चल रही है वो समझ के आओ, वो अपने यहाँ पे डालो। दूसरा, वहां पे जहाँ पे भी आपको अच्छे लोग मिले उनका प्रोफाइलिंग करो, एटलीस्ट लिख के लो। एज अ कस्टमर उसका नंबर ले लो, वो आपका तो नंबर ले ही रहा है एज अ कस्टमर। तुम बोलो कि भैया मेरे को अगर कुछ काम रहेगा तो मैं भी, आपके पास ऐसे 15 से 20 लोगों की लिस्ट तो रहनी ही चाहिए कि जो आपके पोटेंशियल एम्प्लॉइज है फ्यूचर में। जब भी आपके एम्प्लॉय ने आपको टांग दी है और उसने फोन उठाना बंद कर दिया, आपका फोन निकलना चाहिए, ऐसे 15 लोगों को कॉल लगना चाहिए, भैया मेरे पास जॉब है, आ रहा है क्या? वो है आपका सेफ्टी प्लान। बिल्कुल सर, ये हम बात कर रहे हैं छोटी दुकानों की। बड़े जो बिजनेसेस है ना, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट तक जो बड़ी कंपनियां हैं, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन अब ले लिया है, तो बड़ी जो कंपनीज है ना वो क्या करती हैं, उनको एक नया डिपार्टमेंट मान लो बनाना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फॉर एग्जांपल कोई सब डिपार्टमेंट बनाना है, राइट। वो किसी दूसरी बड़ी कंपनी के उस डिपार्टमेंट के हेड को ले आते हैं और साथ सारी टीमें आ जाती है। परफेक्ट है एकदम। तो ये तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में हो रहा है। यस। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में तो तुम खुद ही जाके कर सकते हो एज एन ओनर। करेक्ट, बहुत बढ़िया। मतलब आपने जो गाइड किया अभी कि किस तरीके से एम्प्लॉयज को मैनेज करना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए, और अगर एम्प्लॉय ने, आपने तो एम्प्लॉय का साथ देना ही चाहिए, बट अगर एम्प्लॉय ने आपका साथ छोड़ दिया तो आपके पास फॉल बैक ऑप्शन हमेशा होना चाहिए। आप अगर उतने स्मार्ट नहीं हो कि आप एम्प्लॉय के भरोसे हो तो फिर तो भगवान ही मालिक है, राइट। हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से लॉयल कस्टमर आपका भगवान है। मतलब मैं जैसे बोला कि 8वां अजूबा है लॉयल कस्टमर, कि जो आपके पास रिपीट आते रहे, उसके लिए आप क्या क्या करते हो? देखो सर, पहली चीज तो ये है गौरव भाई कि कस्टमर ना किसी का सगा नहीं है। बिल्कुल सही। जिसको ये लगता है ना कि कस्टमर मेरा सगा है, बंध गया, मेरे पास आता रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन तुम्हारी दुकान के पास कोई दूसरी दुकान खुल जाएगी जो तुम बेच रहे हो ना, वो वहां पे रेट ट्राई करने जरूर जाएगा। बिल्कुल, जाना भी चाहिए। लॉयल जाना भी चाहिए। लॉयल कस्टमर का मतलब ये है कि अगर आप उनको अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं तो वो आपके पास वापस आते रहें। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी रेट में कुछ भी सर्विस देंगे तो वो आएगा। पहली चीज तो करेक्ट। दूसरी चीज ये है कि लॉयल कस्टमर बिल्ड करने का जो तरीका रहता है, सबसे पहला ये रहता है कि उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करो, जो उसका मेन रिक्वायरमेंट है। अब मुझे घर में एसी इंस्टॉल कराना है तो तुम्हारा मेन जो काम होना चाहिए, या एसी इंस्टॉलेशन के लिए कॉपर पाइप चाहिए, तो तुम्हारे पास पहला तो कॉपर पाइप होना चाहिए। करेक्ट। अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। करेक्ट। उसके बाद आपने पहले मुझसे कैसे कनेक्ट किया था, नहीं किया था, वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। फिर जब मैंने लास्ट टाइम शॉपिंग करी थी तो क्या आपने मुझे कोई वाउचर दिया हो, कोई मुझे पॉइंट्स दिए हों जो मेरे किटी में आपके पास पड़े हों कि आज मैं अगर 1000 रुपए की शॉपिंग करूंगा तो 50 पहले के लेस हो जाएंगे। करेक्ट। तो अगर आपका कॉम्पिटिटर 1000 रुपए की चीज बेच रहा है तो मुझे ये 950 में मिल रहा है। बिल्कुल। अब ये 50 का आप डिस्काउंट इसलिए दे सकते हैं क्योंकि अब ये कस्टमर आपके पास बिना मार्केटिंग कॉस्ट के आ रहा है, कोई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट नहीं था। बिल्कुल। आपका बंधा हुआ कस्टमर है, थोड़ा सा आपको प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम मिल रहा है, लेकिन वो रेगुलर कस्टमर बन के आ रहा है। यस। तो लॉयल बनाने के लिए कुछ दूसरे कस्टमर से अलग भी तो देना पड़ेगा। बिल्कुल। राहुल शर्मा आपकी दुकान पे गए, करेक्ट, आपने 1000 रुपए का सामान दिया, करेक्ट। पड़ोसी मेरा गया, उसको भी आपने 1000 का सामान दिया। मैं 30 बार आपसे महीने में शॉपिंग कर चुका, वो आज पहले बार गया है, फिर भी सेम ही रेट में मिल रहा है उसको, और मेरे को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सही। और कई जगह तो क्या करते हैं, रिपीट कस्टमर को गलत माल चेप देते हैं। उसको महंगा, ये तो नहीं पूछेगा इसको चेप दो माल। यस, ये होता है, ये बहुत गलत होता है ये चीज। मैंने बहुत जगह पे देखा है ये चीज। मतलब
अभी मेरे पास तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और बहुत सारे क्लाइंट्स एज अ ब्रदर बात करते हैं, एज अ भाई बात करते हैं कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। तो मैं एक जगह पे बैठा हुआ था, कपड़े की दुकान थी, और एक बुजुर्ग व्यक्ति आए और उन्होंने एक शर्ट लेके गए। मैंने बोला यार ये शर्ट तो नहीं देनी चाहिए थी, थोड़ा सा मतलब चिपका है। तो बोले कि ये शर्ट 6 महीने से बिक नहीं रही थी, इसको इसलिए चिपकाई। बोला ऐसा तो गलत बात है ना, ये तो अलग अलग तरीके से भी आप कर सकते हो। और फिर वही बंदा मेरे को बोल रहा है कि मेरा धंधा चल नहीं रहा है। तो मैंने बोला यही कारण है भैया, आज उसको 15 मिनट में आपने कुछ तो भी किया, उसको टिका दिया, उसको महीने भर बाद 15 दिन बाद तो पता चलना ही चलना है कि यार मेरे साथ गलत हुआ, तो कैसे आपके साथ रहेगा। और आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि किसी भी कस्टमर को रिपीट लाने के लिए आपने एक हुक उसके पास छोड़ना चाहिए। उसके लिए हमने इज़ो में बहुत ही स्मार्टली सारे बिजनेसेस के लिए ये कर दिया। मैं एक छोटा सा ये बताता हूँ। जहाँ पे मैं शेविंग करने के लिए जाता हूँ तो वहाँ पे मैंने पूछा कि मैं तो आपके पास रोज आता हूँ, आपके पास कोई लॉयल्टी प्रोग्राम है क्या? तो बोले है सर हमारे पास, आपको ना एक 5,000 रुपये का कार्ड लेना पड़ेगा, वो 5,000 रुपये का आप कार्ड लीजिए, उसके बाद में आपको 20% का डिस्काउंट आएगा। बोला भैया मेरा महीने का 500 रुपये का बिलिंग है तेरे पास, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया कि कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या, और तू 500 रुपये का टिका रहा है, मेरे को 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा जिंदगी भर के पास आने के बाद 5,000 रुपये। तो फिर बोला कि क्यों 5,000 रुपये, क्यों इतना ले रहे हो? तो बोले ये जो कार्ड है ना सर, ये कार्ड कंपनी में 5,000 रुपये का बेचने के लिए बोलती है, क्योंकि उसका कॉस्ट है 3-4 हज़ार रुपये। बोला ये तो बहुत गलत बात है। और मुझे फिर वो ईज़ो समझ में आया कि हम लोग इसको ईज़ो में कैसे डाल सकते हैं। तो हमने एकदम ही सिंपल प्रोसेस रखा। जो भी कस्टमर आपके पास आ रहा है उनका आप फ़ोन नंबर डालिए बिल में। जैसे ही बिल में फ़ोन नंबर गया, ऑटोमेटिकली कस्टमर को मैसेज जाता है, जो भी आपने लॉयल्टी प्रोग्राम सेट किया रहेगा, कि ऑन नेक्स्ट बिल यू विल गेट 5% ऑफ, 10% ऑफ। और आपका अगर कोई ज़्यादा मार्जिन में नहीं है तो 1% ऑफ करो, लेकिन करो जरूर कि 1% ऑफ मिलेगा। जैसे ही आपके प्रोडक्ट के बारे में उस कस्टमर को याद आएगा ना, उसको आपके दुकान से पहले वो याद आएगा कि मुझे यहाँ पे 5% का डिस्काउंट मिलने वाला है। 100% सर, हमने भी ये किया हुआ है। तो अभी क्या होता है, कोई लेडी हमारी शॉप से एक सूट लेके गई, राइट। अब उसने 5,000 की शॉपिंग कर ली। बिल्कुल। 5,000 की शॉपिंग पे 5% के हिसाब से उसको 250 पॉइंट्स मिल गए। बिल्कुल। अब वो कल उस पीस को ऑल्टरेशन पे डाल के हमारे पास चली गई थी कि कल कलेक्ट कर लूंगी। Yes. अब वो अगले दिन आई। Yes. अब अगले दिन आई तो उसको वो 250 बोनस पॉइंट्स जो उसके हैं वो याद है। Yes. अब वो ये सोचती है मैं कोई आइटम खरीद लूं और 250 यूज कर लूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल। जोश, अगर वो पॉइंट्स हमने उसको नहीं दिए होते, हाँ। तो वो अगले दिन नहीं परचेज करती। अब हम उसको एक पीस दिखाएंगे, वो मान लो उसने 1,000 का ले लिया, तो हमने तो फिर भी 750 रुपए का तो 750 उससे एडिशनल लिया सेल हो ही गया है। यस। प्लस जरूरी थोड़ी वो एक ही पीस लेगी, बिल्कुल, हो ज्यादा भी सकता ले है सकते हैं। ज्यादा पीस ले ले। करेक्ट। और जो दूसरा पीस आज लिया है उसका हाँ। फिर से उसको कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं, करेक्ट। जो कि अगले बार यूज कर सकते हैं। तो उससे बिल्कुल। क्या रहता है, कस्टमर बंध जाता है। ये जो प्रैक्टिसेस थी ना, ये प्रैक्टिसेस मैक्सिमम खाली मॉल के Brands बड़े करते ब्रांड्स थे। तक ये सीमित थी। शॉपर स्टॉप से करता था, तनिष्क ये करता था। हमने बोला कि क्या हम लोग ये चीज छोटे बिजनेसेस तक लेके जा सकते हैं क्या, और इतना आसान बना दिया। लोग आके थैंक यू बोल के जाते हैं कि सर आपने जो लॉयल्टी प्रोग्राम डाला हुआ है ना, उससे मेरा धंधा 1 साल में तिगुना हो गया। 1 साल में तिगुना। खाली 10% से भी अगर तुम्हारा धंधा बढ़ते जाएगा ना, तो तुम्हारा धंधा 3 गुना हो जाता है। अब मान के चलते आपका अगर 10 लाख रुपए का धंधा है और आप खाली इतना बोलोगे कि मैं राइट सर्विस मेरे लोगों को ठीक करूंगा, राइट सर्विस दूंगा, लॉयल्टी प्रोग्राम डालूंगा और ठीक से मार्केटिंग भी करूंगा, तो हर महीना अगर आपका धंधा खाली 10% से बढ़ता है, तो ये हो सकता है कि आपका उसी सेटअप में आप 1 साल में तिगुना कर सकते हो। और वो होता है क्योंकि बहुत सारी इनकम्बिनेंसीज है कि हम लोग मार्केटिंग नहीं कर रहे, लॉयल्टी प्रोग्राम नहीं रख रहे, CRM नहीं रख रहे, बिलिंग नहीं ठीक कर रहे। आप छोटी छोटी चीज़ें बेसिक जो है, जैसे आपने बताया, वैसा अगर ठीक कर लोगे तो 5 लाख रुपए का धंधा 15 लाख तक जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो सकता है। और वो ऐसे ही हमारे जैसे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर यूज़ करके लोगों ने किया भी है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें, मतलब जैसे आपने बोला कि लॉयल कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉयल प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट। अपन सर अभी मार्केटिंग पे आते हैं। आपने एक एस्पेक्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया कि मेरा जो दुकान है और दुकान के सामने का जो फसाड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से मेरे पास कस्टमर आएंगे। आपको गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये जो 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म है, उससे आपको कितना हेल्प होता है?
सर हमें उससे बहुत ज़्यादा देखो, मैं अपने बिजनेस से रिलेटेड ये डेटा नहीं शेयर करना चाहूँगा, ओके, लेकिन मैं एक जनरल प्रैक्टिस बता सकता हूँ। हाँ हाँ वो प्लीज। जनरल प्रैक्टिस ये है कि अगर ये वीडियो हमारे छोटे व्यापारी देख रहे हैं, बिल्कुल। तो मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि जो मार्केट प्लेटफॉर्म्स हैं, मार्केट प्लेसेस जो हैं, करेक्ट, उनसे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो उन मैं पे आपके 100%। 98-90% जो लोग हैं ना, वो लॉसेस में बैठे हैं। बिल्कुल। हर किसी को लगता है कि हम तो अमेजोन पे डाल दें, हम तो फ्लिपकार्ट पे डाल दें। इन पोर्टल्स पे पैसा कमाना बहुत मुश्किल बहुत है। मुश्किल है। इन पे आपसे वो 15 से 20% कमीशन चार्ज करेंगे, उन्हीं के पोर्टल्स पे एडवर्टीजमेंट करने के पैसे लेंगे, बिल्कुल। एक्सचेंज रिटर्न्स इतने ज़्यादा आते हैं। ये सब करने के बाद ना पैसा कमाना बहुत मुश्किल बहुत हो मुश्किल जाता हो है। जाता इन पोर्टल्स पे बड़े मगरमच्छ पैसा कमा सकते हैं, जो दिन में सैकड़ों हज़ारों पीसेस बेच रहे हैं, करेक्ट, जो खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। Correct. ये तो बात होगी मार्केट प्लेस की। मार्केट प्लेस में मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। मार्केट प्लेस में सबसे बुरा काम क्या होता है ना, कि अगर आपका प्रोडक्ट हीरो प्रोडक्ट बन गया और अगर आपका प्रोडक्ट चलने लग गया और हर किसी को पता है कि आपका कितना प्रॉफिट बन रहा है, वहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर्स बैठे हुए हैं, उनका काम इतना ही है कि जिस भी प्रोडक्ट पे ज़्यादा मार्जिन बन रही है, जिस भी प्रोडक्ट पे ज़्यादा प्रॉफिट बन रहा है, उसको ऊपर हायरार्की पे शेयर करो। ऊपर हायरार्की पे शेयर करने के बाद उसके बाद तुरंत 6 महीने में आपको व्हाइट लेबल प्रोडक्ट मिल जाएगा। 6 महीने भी नहीं लगे। 6 महीने भी नहीं लगेंगे, मैं तो ज़्यादा बोल दिया। आप जो माल 500 रुपये में बेच रहे हो और 30% का 20% का मार्जिन कमा रहे हो, वही माल उस प्रोडक्ट का व्हाइट लेबल करके आ जाएगा। व्हाइट लेबल तो अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन व्हाइट लेबलिंग बहुत ही जबरदस्त इंडस्ट्री है। व्हाइट लेबल आ गया, वो चाइना से माल खुद ही उठाएगा, खुद ही मार्केट प्लेस पे डालेगा और व्हाइट लेबलिंग करके बेचना। फिर तुम बोलोगे कि अरे मेरा लास्ट महीने तो 10 लाख का माल बिका था, ये महीने में 2 लाख का भी नहीं बिका। आप अपने मार्केट का इतनी डेटा किसी और को दे रहे हैं। यस, और इतनी कहानियां हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। पर वही जब आप कोई खुद का दुकान डालते हो ना, ये दुकान को कोई हिला के दिखाए, हाँ बिल्कुल, कोई हिला के दिखाए, किसी की मजाल है तो हाँ, छोटा छोटा कंपटीशन तो डेफिनेटली रहेगा, लेकिन ये जो कैनिबलाइजेशन वाला जो काम है वो मार्केट प्लेस पे बहुत होता है। ऑफलाइन दुकान में, रिटेल की दुकान में ये नहीं हो सकता। तुम्हारा कस्टमर तुम्हारा ही रहेगा, वो आते रहेगा। आपका कंपटीशन दुकान आसपास जो है उनसे है। यस यस। तो ये तो हो गया मार्केट प्लेस का। करेक्ट। फिर लोगों को लगता है कि मार्केट प्लेस पे नहीं बेचेंगे, अपनी वेबसाइट बना लेते हैं। अपनी वेबसाइट बनाने का मतलब है आपने भैंस बेच के हाथी खरीद लिया। हर बार जब आप प्रोडक्ट पोस्ट करना चाहेंगे, हर प्रोडक्ट की आपको फोटो लेनी पड़ेगी, उस पे कंटेंट लिखने के लिए कंटेंट क्रिएटर चाहिएगा, अपलोड करने के लिए आपको कोई डेवलपर चाहिएगा, आपको ये कॉस्ट लगाना पड़ेगा, वो कॉस्ट लगाना पड़ेगा, और हर कस्टमर को वेबसाइट पे लाने के लिए गूगल एड्स रन करने पड़ेंगे जो आपको पागल कर देंगे। तो वेबसाइट से भी पैसा कमाना आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाथी खरीद सकते हो हाथी, करेक्ट, लेकिन हाथी तब खरीद सकते हो जब उस हाथी को पालने लायक हो जाओ। करेक्ट। हाथी को पालने लायक कैसे बन सकते हो वो समझा देता हूँ। उस लायक बनने में साल लग जाएंगे, पहले ये बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मंडे को ये काम शुरू किया और थर्सडे तक हम हाथी खरीद लें। नहीं, इट इज गोइंग टू टेक टाइम। यस यस, एब्सोल्युटली। सबसे जरूरी ये है कि आप पहले अपने सोशल मीडिया पेजेस बनाएं, उन सोशल मीडिया पेजेस को ऑर्गेनिकली ग्रो करें। आपकी दुकान मान लो कानपुर के किसी छोटी गली में है, पहले उस गली के आसपास के जो लोग हैं उनको फॉलो कराओ, जो ऑलरेडी आपकी दुकान से सामान ले रहे हैं। वो आपके प्रोडक्ट्स को इसलिए, आपके पेज को इसलिए भी देख लेंगे, अरे ये तो भाई ये मतलब कोई भी बंदा, ये तो अपना अमित है, उसकी दुकान है, करेक्ट, फॉलो कर लेंगे, कमेंट्स भी करेंगे, थोड़ा सपोर्ट भी करेंगे। यस। उसके बाद उसी शहर के दूसरे लोगों को फॉलो कराओ, क्योंकि वो उसको फॉलो करेंगे कि तो अपने कानपुर की दुकान है, कभी सामान चाहिए होगा तो ले लेंगे, उनका ट्रस्ट है कि कोई दिक्कत होगी तो कल को जाके वहां पे कॉलर पकड़ लेंगे। लोगों को ऑनलाइन में ये रहता है, कल पैसे दे दिए, कल को माल नहीं आया तो क्या करेंगे। करेक्ट। तो सबसे पहले अपने आसपास के एरिया, फिर अपने शहर, इन लोगों को धीरे धीरे करके फॉलो कराओ। ये आपके लॉयल फॉलोअर्स बनेंगे जो आपके पोस्ट पे इंटरेक्ट करेंगे।
परफेक्ट। जब आपके पोस्ट पे इंटरेक्ट करेंगे तो आपका रीच बढ़ेगा। फिर आपका जो शहर है उससे थोड़ा सा बाहर निकल के अपने स्टेट में ही लोगों को ये रहना चाहिए ये मेरे एरिया का, ये मेरे स्टेट का सप्लायर है। कोई भी छोटी चीज बेच रहा हो चाहे बड़ी, ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता है। बिल्कुल। जब आप ये करके आपकी थोड़ी मोड़ी सेल यहाँ से आने लग जाए ना, तब आप वहां पे, अभी पता है क्या होता है, आज ही इंस्टाग्राम पेज बनाया, 4 प्रोडक्ट्स की फोटो डाली, बूस्ट। उनको लगता है आज ही चेन्नई के कस्टमर्स को दिखा दूं, आज ही मुंबई के कस्टमर्स को दिखा दूं और भाई मैं तो रातों रात अंबानी अदानी बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता, नहीं होता 100%। पहले ग्रो करें, बिना मार्केटिंग कॉस्ट के माल को बेचे। बिल्कुल। जब आप वो करने लग जाएंगे, डिलीवरीज करने लग जाएंगे, एक्सचेंज रिटर्न्स का गेम समझ में आ जाएगा, तब जाके आप एड्स रन करना शुरू करें। फिर आपका जो डेली का सेल है, 4 पीस बेच रहे थे आज 40 पीस बेच रहे हो, 50 पीस बेच रहे हो, उस पे आ जाओ। जब आप इंस्टाग्राम या फेसबुक या किसी भी पोर्टल से सेल करके अब आप चैट कस्टमर के नहीं हैंडल कर सकते हो, वर्क फ्लो ज्यादा हो गया, तब आपको वेबसाइट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल 100%। वेबसाइट का मतलब क्या है कि कस्टमर आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, तो आपको वेबसाइट बहुत इंटरेक्टिव बनानी है। और इंटरेक्टिव वेबसाइट 10,000 में नहीं बनती 100% तो 10,000 में बनवानी है। तो वेबसाइट कब बनानी है? 10,000 भी ज्यादा बोल दिया, फोकट में चाहिए हर किसी हाँ। तो वेबसाइट कब बनानी है? इंस्टाग्राम या और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक वगैरह से आप आइटम्स बेच रहे हो, वहां पे कस्टमर के साथ चैट करके ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो, आपने ऑर्गेनिकली बहुत सारे कस्टमर्स का सेटअप बना लिया है। अब आप इतने सारे कस्टमर्स के साथ 24 घंटे चैट नहीं कर सकते, फिर क्या करेंगे? कस्टमर्स को जाने थोड़ी देंगे। तब आप वेबसाइट बना के उन्हीं प्रोडक्ट्स को वहां अपलोड करेंगे। अब आपके पास पैसा है फोटो खिंचवाने का, वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने का। अब आप कस्टमर्स को वेबसाइट पे लेके जाए, अब आप हाथी पाल सकते हो। लेकिन हाथी को पालने के लिए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक भी दिन अगर तुम्हारे पास खाना नहीं है ना तो वो तुम्हें खा जाएगा। तो वेबसाइट आपने बना ली ना, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि गूगल एड्स अगर रन कर रहे हो तो उससे प्रोडक्ट्स की फोटोज इतनी अच्छी होनी चाहिए, इंटरेक्टिव ऐसा होना चाहिए कि जो आप, गूगल एड्स आर नॉट चीप, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। वहां पे जो पैसा लगा रहे हो उतना माल भी बिकना चाहिए। हाथी है वो बैठा बैठा भी कॉस्टिंग है। करेक्ट। आपके डोमेन का खर्चा, आपके ये खर्चे, आपके वो खर्चे पागल कर देंगे। डेवलपर का भी खर्चा है, हर किसी का खर्चा है, और हर क्लिक का 25-30 रुपए तो जा ही जा रहा है। मतलब वो तुम्हारे वेबसाइट पे आने के बाद खुद का फोन नंबर डाले ना डाले वो छोड़ दो, बंदे ने क्लिक किया तो 25 रुपए तो गया। सर मैं आपको ऐसे केसेस बता रहा हूँ, दीदियां, आंटियां या अंकल, मतलब सब लोग, दीदियां आंटियां मैं इसलिए कह रहा हूँ कि घर से वो करते हैं। करेक्ट। ऐसे हाथ में हैंगर ले लेके, ऐसे हाथ में प्रोडक्ट दिखा दिखा के, फेसबुक लाइव करके वो पैसे कमा रहे हैं 100%। जो वेबसाइट बना के बैठे हुए ना, वो पैसा नहीं कमा पा रहे, क्योंकि वेबसाइट को मैनेज करना, मेंटेन करना, उस पे मार्केटिंग करना बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट। हाँ, तो और गूगल माय बिजनेस जो रहता है, जिससे कि जहाँ पे अभी आपका दुकान है वहाँ पे आपका नाम आता है, आपकी कैटेगरीज आती है, आपके फोटोज भी दिखते हैं और आपके रिव्यूज भी रहते हैं, वो कितना मायने रखता है एक रिटेल बिजनेस के लिए? बहुत मायने रखता है। आजकल तो क्या है कि लोग, मान लो मैं आपकी शॉप से लेट्स से ये माइक ही मैंने आपकी शॉप से खरीदा, करेक्ट। अब किसी ने देखा कि यार ये माइक तो बहुत अच्छा है, तो मैं उसको बताऊंगा भाई गौरव भाई की दुकान पे चले जाना। गौरव भाई की दुकान कहाँ है? लेट्स से हनुमान मंदिर के पास है, करेक्ट, ठीक है, या कोई भी नाम है, वो क्या करेगा, आपकी दुकान को सर्च करके गूगल मैप पे डालेगा। अब आपका मैप पे प्रेजेंस ही नहीं है, तो हो सकता है कि ये इंसान आपकी दुकान पे जा ही ना पाए। बिल्कुल जा ही नहीं पाए, तो वो आप उस सेल को लूज कर देंगे। तो गूगल पे प्रेजेंस और अच्छा प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट तो छोड़ दो, वेबसाइट बहुत दूर का है। पहले मेरे ख्याल से तो गूगल माय बिजनेस पे अगर आपने बहुत अच्छे से अगर खुद का प्रोफाइलिंग कर लिया, खुद का कैटलॉग डाल दिया, कस्टमर के रिव्यूज आ गए, कस्टमर के रिव्यूज को रिप्लाई भी दे दिया, तो भी बहुत अच्छे से काम होता है। सर प्रॉब्लम ये है कि गूगल रिव्यूज पे अपने आप को लिस्ट करने से मामा जी या मौसा जी को दिखाने में मजा नहीं आता। वेबसाइट बना लेते हैं ना तो मामा जी और मौसा जी को ये दिखा सकते हैं कि वी आर डूइंग डिजिटल बिजनेस। प्रॉब्लम ये है कि यूथ अपने बिजनेस को प्रेस्टीज से रिलेटेड कर रहा है, पैसे कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं, वेबसाइट होनी चाहिए भाई। बिल्कुल। वो सबसे बड़ा स्कैम है आज के भारत का ये, कि आजकल हर किसी के विजिटिंग कार्ड पे CEO लिखा हुआ है
और मेरे को ये सबसे बड़ा स्कैम लगता है कि अरे तू मैनेजर बनने की औकात नहीं है यार। मैं खुद को बताता हूँ, मतलब अभी तो लोग सीईओ बोलना चालू कर दे ईजो का। मुझे खुद पहले शर्म आती थी। मेरे पास 3 लोग हैं, 3 लोग काम कर रहे हैं मेरे साथ में, और मैंने धंधा चालू कर दिया। उसको सीईओ क्या बोलेंगे यार, तू सेठ बोल, कुछ भी बोल, सीईओ मत बोल यार। सर हम अपने वीडियोस में ना काम धंधे ये क्यों बोल रहे हैं? हम मैनेजमेंट के बड़े बड़े वर्ड स्ट्रेटजीज ये भी तो यूज कर सकते हैं ना। हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं पर्सनली जब वीडियो बनाता हूँ ना, तो मैं जो ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है उनको सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं शायद बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, जो वीडियो बनाते हैं, मैं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई तुम्हें वीडियोस में बताना क्या चाहिए। लोगों को पागल बनाना बंद करे, जो ग्राउंड रियलिटी है ना वो देखे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें ये भी बहुत बड़ा स्कैम है, पता है क्या? एक तरीके का, जिस बंदे को धंधे का कुछ भी नॉलेज नहीं है ना, वो बंदा गूगल का रिव्यू बता रहा है कि गूगल देखो, गूगल ने ऐसा कर दिया, गूगल यहाँ से स्टार्ट हुआ था वहां तक चला गया। अरे बॉस, जो रिलेटेबल है ना वो बताओ ना, तुमने क्या किया वो बता दो, लोग ज्यादा उससे सीख लेंगे। और गूगल ने क्या किया, इंडिया में बैठ के अपन क्या ही कर लेंगे उससे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने आपको सवाल पूछा कि छोटे छोटे स्टेप्स बताओ ना यार, जहाँ पे आदमी गिर सकता है वहां पे उसकी हेल्प कर दो कि ये गलतियां प्लीज। आपने एक चीज बोली, और ये अगर पूरी दुनिया अगर समझेगी कि कोई भी धंधा चालू करने से पहले आप दुकान की लीज कर लो, और दुकान की लीज भी 1-2 साल के लिए मत करो, क्योंकि 2-3 साल तो खाली प्रॉफिट निकालने में चला जाता है। और जब तुम्हारा प्रॉफिट बन गया तब वो बंदा बोलेगा कि चल निकल, खाली कर, यहाँ पे तो अभी लोग आना चालू हो गए। तुम्हारा नाम लगा के दूसरे का खुद का धंधा चालू कर सकता है। एटलीस्ट 10 साल का तो लीज कर लो। जब 10 साल का लीज रहेगा तब जाके तुम्हारा धंधा एक्चुअली प्रॉफिट फेंकना चालू करेगा। पहला 1 साल खुद खाएगा, दूसरा साल खुद के पैरों पे खड़ा होगा, तीसरे साल से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाना चालू करेगा, और 10 साल में तुम्हारी 3 पुश्ते एक जगह पे बैठ के खाए इतना प्रॉफिट निकालना चालू करेगा। लेकिन वहां पे टिकना तो चाहिए ना 10 साल। और उसके लिए आपने जिस तरीके से बोला कि ढंग से लीज करा लो, ताकि ध्रुव तारा बनो उस जगह का 10 साल के लिए, कि कोई आपको आके हाथ ना लगा सके। गौरव भाई, आजकल ना इंडिया में मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत हो गए हैं। अब हमें जरूरत है डीमोटिवेशनल स्पीकर्स ताकि एक बैलेंस क्रिएट हो। अभी तो हर कोई जो वीडियो देखोगे ना, मतलब किसी का नाम लेंगे, 22 साल की उम्र में कमा लिए 450 करोड़। उसने नहीं कमाया 4.5 रुपए भी। उसके बाप का धंधा था 20-30 साल पुराना। उसने क्या किया है, अमेज़न पे किसी भैया को फोन करके और उस पे उसको लिस्ट करवा लिया है। अब उसके पापा रोज रो रहे हैं, लेकिन इसने अपनी वेबसाइट बना के और अपने आप को फाउंडर एंड डायरेक्टर घोषित कर दिया है। करेक्ट। और फिर वीडियो बना रहे हैं, बड़ा बड़ा ज्ञान पेल रहे हैं। आइडियली क्या होना चाहिए, यूथ को जो ओरिजिनल ओनर है ना उसके पास जाके ज्ञान ले। लेकिन वो ज्ञान किससे ले रहे हैं? जो वो दीदी और भैया जिसने अपने आप को वेबसाइट पे सिर्फ फाउंडर एंड डायरेक्टर अनाउंस कर दिया है। अब वो क्या नॉलेज देगी? उसने तो सिर्फ अमेज़न के एक टोल फ्री नंबर पे कॉल करके या किसी को शॉपिफाई जो भी वेबसाइट है उससे कॉल करके वेबसाइट से बनवा लिया। वो क्या बिजनेस का नॉलेज देगी? बिल्कुल। इसलिए यूथ मिसगाइड हो रहा है। आइडियली उनको क्या करना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए जो काम धंधे करे बैठे हैं। आपके और मेरी बात नहीं कर रहा हूं मैं बाजार की बात कर रहा हूँ। हम लोग तो बहुत छोटे हैं अभी, बहुत छोटे, मतलब ऐसे भी फाउंडर बैठे हुए हैं ना कि जिन्होंने मैं आपको बताता हूँ सर, आप निफ्टी 50 के या निफ्टी 50 छोड़ दो, मार्केट के कोई भी जो सबसे टॉप 500 फाउंडर्स है ना, उन लोगों का सोशल मीडिया हैंडल बता दो। किधर है? नहीं है। अरे उसके बाद टाइम ही नहीं है ना दोस्त करने के लिए। आज तो अभी तो ये मतलब उन्होंने तो अपना धंधा अपने तरीके से कर लिया। आज तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है खुद का ब्रांड बनाने के लिए। वो आना चाहिए, पर ऐसे बंदे को फॉलो करो जिसने खुद वो जर्नी खुद जी है। मैंने सर बहुत सर्वे कर लिया सोशल मीडिया का। आपको सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत सर्वे कर लिया सोशल मीडिया का। ये जो बने बैठे हैं ना कि ये 23 साल की उम्र में इसने 450 करोड़ का कमा लिया, इसने उतना कमा लिया, वो गाड़ियों के शोरूम में जा जाके ऐसे ऐसे करके गाड़ियां दिखा रहे हैं, ओ माय गॉड अ न्यू कार, फरारी, मर्सिडीज, ये वो। इनके बाप दादाओं के पैसे हैं ये। आप किसी को उठा के देख लो, देखो ऐसे लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक भी ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे जो लोग हैं ना
वो अपने काम धंधे सेटअप करे बैठे हैं, बिल्कुल। लेकिन ये जो कर रहे हैं ना, ये यूथ को मिसगाइड कर रहे हैं, ये यूथ को जिसकी वजह से हमें आज वीडियो बनाने पड़ते हैं। करेक्ट करेक्ट। मैं आप सर, आप मुंबई में ना बहुत सारे ऐसे मार्केट प्लेसेस है, आप अगर काड़वा देवी जाओगे, भारत का ऑलमोस्ट सबसे बड़ा कपड़े का मार्केट वही है। वहाँ पे अगर आप 10 बाय 10 की अगर आपकी दुकान है ना, तो आप मान के चलो कि आप 10 करोड़ की मार्केट तो हो। और जिसका भी छोटा सा बड़ा थोड़ा शोरूम है, वो बंदा वहाँ पे चलने के लिए जगह नहीं है ना, तो स्कूटर पे आता है, और जहाँ पे स्कूटर पार्क करके आता है ना, वहाँ पे मर्सिडीज छोड़ के आता है। ये पावर है असली धंधे की। और तुम इधर उधर भागे जा रहे हो कि मैं दुनिया कैप्चर करूंगा, ये करूंगा, और एक कस्टमर भी तुमसे पल नहीं रहा है, तो कुछ नहीं होने वाला। स्टारबक्स पे बैठ के वीडियो बनाएंगे, स्टारबक्स पे बैठ के वीडियो बनाने वाला। तुमने 350 रुपए की कॉफी पी ली, तो उसमें तुम रईस हो गए? नहीं। अपने घर पे बैठ के वीडियो बना लो, कंटेंट ही तो देना है लोगों को। करेक्ट। कंटेंट देना है ना लोगों को, अपने घर पे बैठ के वीडियो बनाओ, अपनी नॉलेज दो, लेट पीपल फॉलो यू फॉर योर नॉलेज। एब्सोल्युटली। तुम वो अपनी फरारी दिखा रहे हो, उससे लोगों को फॉलो करा रहे हो, भाई वो लोग तुम्हारे बाप की फरारी को देख के फॉलो कर रहे हैं, तुम्हें नहीं कर रहे हैं। तुमने लाइफ में कुछ नहीं अचीव किया है, वो तुम्हारे पेरेंट्स ने जो काम किया है उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। तो अगर तुम्हारे अंदर नॉलेज है ना, अब हम प्लेन स्क्रीन के सामने बैठ के वीडियो बना रहे हैं ना, हमने तो कोई वो बहुत वो नहीं किया, कुछ नहीं किया, हम लोग नॉलेज शेयर कर रहे हैं। सर मैं आपको बताता हूँ, आप मतलब हमारे पास ये पॉडकास्ट करने के लिए बड़े बड़े माइक भी नहीं है, और मेरे को नहीं लगता कि माइक की जरूरत भी है। पॉडकास्ट का मतलब है नॉलेज शेयर करना। राहुल भाई आए हैं, राहुल भाई का जो भी एक्सपीरियंस है वो दुनिया के पास जाना चाहिए। हमारे पास तो कैमरा भी नहीं है, हम लोग तो मोबाइल, आप अभी बता लो कौन से कैमरा ला के रखा है, मोबाइल से कर रहे हैं हम लोग ये शूट। और मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने सोशल मीडिया पे आज 7 लाख से भी ज्यादा लोग हैं, कहीं पे नाम तक नहीं है मेरा कि मैं कौन हूँ, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ उससे अगर तुम्हारी जिंदगी में 2 रुपए का फर्क पड़े तो मेरा जीवन साध्य हो गया। वो सेवा भाव के हिसाब से कर रहे। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, कि हम दोनों भी खुद का धंधा चलाते हैं, और खुद ने दोनों का भी धंधा बाजू में रख के खुद का सोशल मीडिया का पेज चला के रखा हुआ है। कितना टाइम जाता है आपका इस सोशल मीडिया के इसमें, कि आप मतलब धंधा तो अपने जगह पे चल रहा है, पर क्या आपको लगता है कि ये इनजस्टिस हो रहा है कि धंधे को छोड़ के हम लोग सोशल मीडिया पे आ रहे हैं? नहीं सर, मैं देखो व्यापारी हूँ, और मेरा ये पहले से क्लियर है कि मैं जिस भी काम में जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ना, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो उसको हेल्प कर रही है, वो एक अलग चीज है, लेकिन इससे हमारे रिजल्ट्स आने भी जरूरी है। 100%। मैं जनरली क्या करता हूँ, जब मैं कंटेंट डेवलपमेंट करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक मंडे को अपने किसी स्टाफ को बोल दिया आज हम 6 वीडियोस बनाने वाले हैं। बिल्कुल सही। एक दिन पहले मैंने रात को डीएम्स पढ़े कि मेरा ऑडियंस कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहता है। मैंने 6 टॉपिक लिख दिए। सुबह थोड़ा सा उस पर रिसर्च कर लिया, इन टॉपिक्स की अब हमें नॉलेज है। एक दिन में 6 वीडियो बना दिए, 1-1 मिनट के ये वीडियो हैं, रीटेक वगैरह जो भी करके मेरा टाइम लगा आधा घंटे का। अब मेरी सोशल मीडिया टीम है, वो उसको एडिट करेगी, वो उसको डालेगी, वो जो हैशटैग्स डालेंगी, तो मेरा जो टाइम हफ्ते में लगा वो 30 मिनट का लगा। उसके अलावा डीएम्स में खुद से पढ़ता हूँ, ताकि मैं समझ पाऊं कि लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या है। समझ गया। और अगर उसमें कुछ लोगों को हेल्प कर सके, छोटे आंसर्स देके, तो वो हम करने की कोशिश करते हैं। तो मैं कंटेंट डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ। समझ गया। ये है। बाकी पॉडकास्ट वगैरह जो है वो प्लान करते हैं, जैसे वो तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना मेरे ख्याल से, ये तो सर्विस हो गई। और कल को बिजनेस में अभी आगे बिजनेसेस इतने कॉम्पिटिटिव होते जा रहे हैं कि ब्रांड्स का जो फेस है ना, लोग उससे कनेक्ट करके चीजों को परचेज करेंगे। परफेक्ट है, एकदम सही। मेरा खुद का ऐसा 100% मानना है कि जब तक तुम खुद का ब्रांड, आपके धंधे के ब्रांड एम्बेसडर आप खुद ही हो, आपको जितना धंधा पता है उतना धंधा आपके धंधे के बारे में किसी को नहीं पता है। और जब तक आप खुद जाके खुद के प्रोडक्ट के बारे में मार्केटिंग नहीं करोगे, कोई दूसरा बंदा क्यों करेगा? तो पहले तो तुम्हें, आज अगर पूरी की पूरी दुनिया इंस्टाग्राम पे है, पूरी की पूरी दुनिया यूट्यूब और गूगल पे है, तो तुम्हें वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। और अगले 5 सालों में, जैसे मेरा सिंपल ये बोलना है कि हर धंधे में जिस तरीके से अकाउंटेंट होता है कि करना ही करना है, अकाउंटिंग नहीं करेगा तो धंधा चौपट हो जाएगा। सेल्स रखना है, सेल्स वाले रखने हैं, क्योंकि धंधा चौपट हो जाएगा। उसी तरीके से 5 साल में कंटेंट वाला भी तुम्हें रखना पड़ेगा।
कि हर बंदे को खुद का कंटेंट करना पड़ेगा कि मेरा माल कैसे अच्छा है, मेरे से आप लेते हो तो क्या आपको सुविधाएं मिलेगी, आपके जो प्रॉब्लम्स है वो मेरे से अच्छा कोई समझता ही नहीं है। ये सब कंटेंट तो आपको डालना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका धंधा वहां से बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने प्लान किया है, कम हाँ। टाइम देता हूँ कंटेंट में, लेकिन जो भी कंटेंट बनाते हैं वो कोशिश करता हूँ कि यूथ को हेल्प करे। कोई राइट, ऐसा मैसेज दिया जाए कि जो गलतियां हम कर चुके हैं बिल्कुल, वो यूथ ना करे। परफेक्ट है, परफेक्ट है। राहुल भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे ये सारी चीज़ें समझ के कि आपने मतलब जब आपने स्टार्ट करने का सोचा तो आपको बहुत सारी मतलब बाधाएं आई। अनफॉर्चुनेटली आपके पिताजी भी ये सब कुछ देखने के लिए नहीं रहे, लेकिन मुझे 100% ये लगता है कि वो जहाँ से भी आपको देख रहे हैं बहुत खुश होंगे कि शर्मा जी के लड़के ने जो भी, शर्मा जी के बेटे ने जो भी किया है वो बहुत अच्छा किया है। और आप जो भी सर्विस दे रहे हो, मेरे ख्याल से ये सर्विस ही है, क्योंकि भारत को अगर गरीबी से आज़ादी चाहिए तो आपके जैसे लोग चाहिए जो लोगों को बहुत अच्छे से समझा सके कि धंधा कैसे किया जाता है, पैसे किस तरीके से कमाए जाते हैं। इंस्टाग्राम पे फैशनेबल स्टार कॉफ़ी दिखा के नहीं होता, धंधा अंदर घुस के छोटे छोटे से स्टार्ट करके बड़ा करना होता है। उसके लिए मेहनत लगती है, उसके लिए जर्नी होती है, और उसके लिए 4-5 साल का कमिटमेंट होता है। राइट। राहुल भाई, आप बोल रहे थे कि आपने अभी खुद की 10 दुकानें डाली हुई है, तो क्या आपका प्लान है कि आप फ्रेंचाइज देने वाले हो, या फिर आपका जो फ्रेंचाइज जो मॉडल अभी चल रहा है मार्केट में उसके ऊपर आपकी क्या राय है? अभी मेरा फ्रेंचाइजी देने का कोई प्लान नहीं है। ओके, ओके। जो लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं उसके बारे में मेरा क्या पर्सपेक्टिव है वो आपको बता देता हूं। हाँ, मान लो गौरव भाई, आपने किसी बड़े ब्रांड का, लेट्स से KFC, मैकडी या किसी भी ब्रांड का फ्रेंचाइजी लिया, उन्होंने आपको स्टोर रेडी करके दे दिया, बिल्कुल, उन्होंने आपका इंटीरियर करा दिया, बिल्कुल, फर्नीचर भी उन्होंने ला के दे दिए, सोफा वगैरह सब कुछ उन्होंने ला के दे दिया, करेक्ट, इंटीरियर सारा उन्होंने करा दिया, उन्होंने आपको सॉफ्टवेयर भी लगा के दे दिया, उन्होंने बिल्कुल, आपको स्टॉक भी ला के दे दिया, Correct. रेट भी उन्होंने डिसाइड कर दिया, डिस्काउंट भी उन्होंने डिसाइड कर दिया, सब कुछ कर दिया। बिल्कुल। आपका लर्निंग क्या हुआ? बहुत 1.5 कम, करोड़ limited. 2 करोड़ लगा के आपका लर्निंग क्या हुआ? जैसे आप दुकान चालू करने से पहले, बिजनेस चालू करने से पहले थे ना, वैसे ही आप बिजनेस चालू करने के बाद में रहेंगे। समझ गया। अगर सिर्फ आपको पैसा ही कमाना है तो मैं ये लिख के आपको दे देता हूँ, कहीं पे भी जाके सर्वे कर लेना कि बड़े बड़े जो ब्रांड्स है ना, उनके रिटर्न्स म्यूचुअल फंड के रिटर्न से ज्यादा नहीं आ रहे हैं। समझ गया। तो फिर पैसा म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल डाल दो फंड में अगर डाल आपकी दो। लर्निंग ही नहीं है तो। अगर आपको सीखना है, लाइफ इज अबाउट लर्निंग, लर्निंग इज मनी। अगर आपको काम धंधा सीखना है, करेक्ट, अगर आपके पास 1.5 करोड़ है, उसमें से 15 लाख रुपए निकालो, उसी आइटम की, मान लो रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी लेनी थी, उसी आइटम का एक कैफे बना दो 15 लाख में। बर्गर बेच लो, पास्ता बेच लो, पिज्जा बेच लो, चाउमीन बेच लो, कुछ भी आइटम बेच लो। उसमें क्या होगा? दुकान आप रेंट पे लेंगे, उसके लीगल फॉर्मेलिटीज आप खुद से कराएंगे, बिल्कुल सही, वकीलों के चक्कर आप खुद काटेंगे, करेक्ट, फॉल सीलिंग जो करानी है उसके कॉन्ट्रैक्टर से खुद आप सर मारेंगे, बिल्कुल, वॉल्स पे जो काम कराना है पेंटर से आप सर मारेंगे, टाइल वाले से आप सर मारेंगे, सॉफ्टवेयर वाले से आप सर मारेंगे। ये जो आप सर मारेंगे ना, ये आपको लाइफ टाइम के लिए लर्निंग देगी। करेक्ट। जब ये चीजें आप सारी खुद से कर लोगे ना, तो आप अपने आप को एक व्यापारी घोषित कर सकते हो। समझ गया। हो सकता है कि वो बिजनेस आपका फेल हो जाए, 15 लाख आपके गए, लेकिन चांसेस ये है कि जब दूसरा बिजनेस आप शुरू करेंगे ना, तो अब आप बाकी के पैसे से 15 करोड़ बना पाएंगे, क्योंकि आपने बिजनेस को सीख लिया है, समझ लिया है। करेक्ट। पहले केस में क्या हो रहा था, उन्होंने सब कुछ करके दे दिया, रेडीमेड मिल गया, पैसा डाला है, तो पैसा मिल तो भाई म्यूचुअल फंड में डाल के ही आ जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। पैसा कमाना है तो म्यूचुअल फंड में डालो, उसमें क्या दिक्कत। पर सर, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि जैसे जो अलाइड सर्विसेज है, जो मुझे वन टाइम सीखनी है, वो तो मुझे किसी ने दे दी, लेकिन मेरे दुकान का मार्केटिंग मुझे खुद ही करना है, मेरे दुकान का सेल्स मुझे खुद ही मैनेज करना है, वो भी तो लर्निंग आती है ना। मतलब एज अ फ्रेंचाइज, मैंने अगर फ्रेंचाइज ली हुई है और मैंने अगर किसी रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज ले ली, तो उसका जो लोकल मार्केटिंग है वो मुझे ही करना है, उसका जो सेल्स है मुझे ही करना है, उसकी जो पीपल मैनेजमेंट है या कस्टमर सर्विस है वो मुझे ही करना है। तो क्या उतना लर्निंग काफ़ी नहीं होगा पहले के लिए, कि पहले हमने एक फ्रेंचाइज लिया, फ्रेंचाइज लेके जो हम लोग गलती कर सकते थे वो गलती नहीं करी, पर उसके साथ में ही
हमने सेल्स सीख लिया, मार्केटिंग सीख लिया और पीपल मैनेजमेंट स्किल सीख लिया, 3 चीज़ें सीखी। अब हमने 2 साल वो फ्रेंचाइज या 3 साल फ्रेंचाइज का दुकान चलाने के बाद हमने ये देखा कि अब हम लोग खुद का दुकान डाल सकते हैं। ऐसा करे तो क्या अच्छा रहेगा या नहीं करना चाहिए? ऐसा आप कर सकते हो, बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं। एक हमारे शॉप के पास ही एक शॉप है, उसने लेंसकार्ट की फ्रेंचाइजी ली थी। परफेक्ट। उसने आज उसको लेंसकार्ट हटा के लेंस स्मिथ बना दिया है। अच्छा, तो क्यों जनरली लोग फ्रेंचाइजी को छोड़ के अपने बिजनेस में क्यों शिफ्ट करते हैं? करेक्ट। फ्रेंचाइजी जो कंपनियां बांटती है ना, अब मैं किसी फ्रेंचाइजी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, राइट, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने इकोसिस्टम को पहले इतना स्ट्रांग नहीं कर पाते हैं कि वो फ्रेंचाइजी बांट पाए। वो बस फ्रेंचाइजी बांटते जाते हैं। अभी हालांकि मैंने एग्जांपल लिया है मैकडी, केएफसी या लेंसकार्ट का, ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन जनरली जो हमारा ऑडियंस है जो देख रहा होगा वो इनकी फ्रेंचाइजी ना लेके छोटी कंपनियों की फ्रेंचाइजी लेता है। तो वो कंपनियां अपनी दुकानों को खुद नहीं चला पा रहे हैं। वो फ्रेंचाइजियां बांट रहे हैं कि हम सिर्फ ये लिख देंगे कि 77 स्टोर्स अक्रॉस इंडिया। मैं भी कर सकता हूं चाहूं तो 100%, लेकिन उसमें क्या रहता है, आपके जो फ्रेंचाइजी जिन्होंने ली है उनके फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। करेक्ट। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, स्टार्ट स्मॉल। करेक्ट। आप केएफसी की फ्रेंचाइजी लेने की जगह वो जो आइटम बेच रहे हैं उसका स्मॉल से स्टार्ट करें, बिल्कुल, धीरे धीरे करके उनको कॉपी करें, फिर कोशिश करें उनके बराबर आने की और फिर बीट करने की कोशिश करें। परफेक्ट। ऐसा नहीं है कि आप बड़े ब्रांड्स को बीट नहीं कर सकते। मॉल में आपका स्टोर है, आपके साथ में एक बड़े ब्रांड का स्टोर है, आप उसको बीट कर सकते हैं। लोकली तो 100% बीट कर ही सकते हैं, क्योंकि कंप्लायंसेस कम है। मैं आपको सिंपल ये दे देता हूँ। मैं ठाणे में रहता हूँ, ठाणे स्टेशन पे 2 दुकानें हैं, एक मैकडी की दुकान है और उसके सामने गजानन वड़ा पाव की दुकान है। मैकडी का सेल 1 करोड़ का होता रहेगा ना, गजानन वड़ा पाव का सेल 5 करोड़ का होता है। लोकली तुम कितना भी बड़ा ब्रांड खुद बना सकते हो, क्योंकि जो लोकल टेस्ट है, जिस तरीके से आप आपके लोकल ऑडियंस को समझते हो, उतना कोई ब्रांड ओनर समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो यूएस में बैठा हुआ है या फिर किसी दूसरे शहर में बैठा हुआ है। तो आप तो बहुत बढ़िया से दुकान वहाँ पे एक तो बना ही सकते हो, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। सर फ्रेंचाइजी में गौरव जी आपका जो टाइम है ना, वो रिपोर्ट्स बनाने में निकल जाए। आपको अगर एक सोफे का कलर चेंज करना है ना, तो 100 बार एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। उसका अप्रूवल यूएस से आएगा। फिर आप कैलिफोर्निया के टाइम के हिसाब से अपनी क्लॉक को मैच करते रहो। करेक्ट। इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू वर्क विद फ्रेंचाइजी। इसलिए लोग फ्रेंचाइजी लेके उसको फिर अपने बिजनेस में शिफ्ट करते हैं। समझ गया। इसलिए मैंने बोला ऐसा नहीं है कि फ्रेंचाइजी लेना बहुत गलत है, देखो, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको पूरा लर्निंग नहीं चाहिए, रिटर्न ही चाहिए, तो म्यूचुअल फंड्स में डालो। 14-15% तो म्यूचुअल फंड्स में आ ही रहा है। 100%। आपने 1.5 करोड़ की फ्रेंचाइजी ली है, 1.5 करोड़ का 15% कितना हो गया? 75,000 अ मंथ। 1.5 करोड़ का 75,000 अ मंथ ही हो गया। 2 लाख 1.5 करोड़ का हो जाएगा 22,50,000 रुपए और ओवर अ ईयर। हाँ, ओवर अ ईयर। हाँ, तो 1.5 करोड़ का 15% के हिसाब से 2,25,000 रुपए। 22,50,000। हाँ, तो महीने का 2,20,000। हाँ, उसको छोड़ देते हैं। हाँ, सो अगर आपने 1.5 करोड़ रुपए की फ्रेंचाइजी ली है, उसको म्यूचुअल फंड्स में डाल दो, 1.5-2 लाख रुपए तो आपका रिटर्न वैसे ही आ जाएगा। करेक्ट। फ्रेंचाइजी से 1.5-2 लाख शायद नहीं आएगा। गॉट इट। तो अगर आपको पैसा ही चाहिए, तो म्यूचुअल फंड में डालो, फ्रेंचाइज को क्यों दे रहे हो? अगर लर्निंग चाहिए तो खुद का करो। लर्निंग चाहिए तो पहले 15 लाख लगाओ, वहां से सीखो और फिर अपना ब्रांड बना के और आगे ग्रो करो। ये मेरा रिकमेंडेशन है। परफेक्ट है, परफेक्ट। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और चीज़ें समझ के कि कैसे रिटेल के धंधे को हम लोग बढ़ा सकते हैं, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप 10 दुकान तक आ गए हो, इंटरनेशनल माल भी आपका जा रहा है और भी आगे जाते रहे, और कुर्बत बहुत बड़ा ब्रांड बने, ये आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, इट वाज माय प्लेजर। यस।